चैप्टर एकदम फ्रेश है, नाम है चार्जेस। सिंपल भाषा में बोले तो कंपनी गई है लोन लेने, या तो बैंक से या तो जनता के पास जा सकती है ना। इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा डिबेंचर वाला, वो क्या बोलता है, या तो एनी पर्सन के पास जाओ या तो बैंक के पास जाओ। बैंक के पास जाके लोन लेंगे या फिर एनी पर्सन को हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। यही हो रहा है, अपने मेंबर को करो, जनता को करो, जो भी करो। लेकिन होता क्या है, कुछ ना कुछ हमें क्या रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी, मॉर्गेज, गिरवी। तो उसे हम बोलते हैं चार्ज क्रिएट करना। गिरवी कुछ भी रखा, मॉर्गेज में कुछ भी रखा, तो उसे हम बोलते हैं चार्ज क्रिएट करना। ये पूरा चैप्टर आपको डिटेल प्रोसेस बताएगा। चैप्टर बहुत लेंदी नहीं है, शॉर्ट है, रिपीटेशन ज्यादा मिलेंगे आपको। ये चैप्टर आपको बताएगा कि कंपनी चार्ज क्रिएट करती है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। बैंक से जाके डॉक्यूमेंटेशन, डिबेंचर होल्डर को जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं तो गिरवी जो रखी गई चीज है उसे आपको आरओसी तक भी पहुंचाना है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करेंगे। जब भी कोई चीज पढ़ते तो दो सेंस में पढ़ते हैं, एक होता है जनरल मीनिंग और एक होती है डेफिनेशन। मीनिंग जो हम नॉर्मली समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन जो कंपनीज एक्ट में गिवन है स्पेसिफिकली। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज का मीनिंग है, ये एक राइट होता है, किसके पास होता है, क्रेडिटर के पास। अब कंपनी क्या हो गई, कंपनी क्या होगी, लोन लेने वाला, बोरोवर बोल सकती हूँ। किससे लिया, बैंक से। बैंक क्या हो गया हमारा, क्रेडिटर। अगर बैंक से लिया तो बैंक क्रेडिटर हो गया, और अगर डिबेंचर होल्डर से लिया तो डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक राइट है। ये राइट किसको मिलता है, क्रेडिटर को मिलता है। कब मिलता है, जब चार्ज क्रिएट होता है ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो व्हाट डू मीन बाय चार्ज, चार्ज एक राइट है क्रेडिटर का। ये राइट किस में है, एसेट में। वो एसेट जो उन्होंने मॉर्गेज में रखा है, वो एसेट जो गिरवी रखा गया। ये सिंपल भाषा में, लेमन भाषा में आपको ये समझाया गया। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बोलता है चार्ज मतलब कोई इंटरेस्ट क्रिएट होना, कोई लीन क्रिएट होना ऑन दी प्रॉपर्टी एसेट ऑफ दी कंपनी, जिसमें हम चार्ज के मीनिंग में हम मॉर्गेज वर्ड को भी इंक्लूड करते। तो चार्ज मतलब क्या, मॉर्गेज। बस कंपनीज एक्ट में हम मॉर्गेज टर्म ना बोलकर क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है। दूसरे लॉज में मॉर्गेज, हाइपोथेकेशन, प्लेज, ऐसे बहुत सारे टर्म्स बोले जाते हैं। तो दो सेंस में मीनिंग बताऊंगी, दो सेंस में मीनिंग बताऊंगी चार्जेस का। एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये भी आपके सिलेबस में है, लेकिन यहां नहीं पढ़ोगे, दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर जैसे जिगल आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उन सब में जैसे अलग अलग एक्ट होते हैं, तो ऐसे ही वन ऑफ द एक एक्ट आप यहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में पढ़ते हो। ठीक है। लेकिन अभी चार्जेस का मीनिंग एज पर कंपनीज एक्ट क्या है, अभी ऊपर जो बताकर आई ये किसका था, एज पर कंपनीज एक्ट। वापस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चार्जेस क्या है, कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट करना या फिर क्या क्रिएट करना, लीन क्रिएट करना। इंटरेस्ट क्रिएट करना और लीन क्रिएट करना किसमें, ऑन द प्रॉपर्टी और दी एसेट ऑफ दी कंपनी, जिसमें मॉर्गेज टर्म भी आता है। कुछ नहीं, सेम। चार्ज मतलब इंटरेस्ट, लीन क्रिएट करना प्रॉपर्टी एसेट में ऑफ द कंपनी, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं मॉर्गेज भी। अब स्पेसिफिकली लीन का मतलब क्या होता है, लीन मतलब होता है राइट टू पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर अंटिल डेट पेड। अब लीन की डिटेलिंग में थोड़ी देर से जाऊंगी मैं, ठीक है, क्योंकि उसमें अच्छी खासी बड़ी डेफिनेशन दे रखी है। लीन को डिटेल में समझेंगे, विद एग्जांपल समझेंगे। अभी आपको मीनिंग याद करना है चार्ज का। मीनिंग, हाँ हाँ बताऊंगी, ठीक है। चलो, अभी आपको चार्ज का डेफिनेशन याद करना है। चार्ज की डेफिनेशन अभी आपको मैंने क्या बताया, क्या होता है, चार्ज एक इंटरेस्ट होता है और क्या होता है, लीन होता है। इंटरेस्ट क्रिएट करना, लीन क्रिएट करना, किसमें, ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो अब डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखना है। मुझे आपके आंसर में क्या चाहिए, इंटरेस्ट और लीन। इंटरेस्ट और लीन क्रिएट किसमें, क्रिएट क्या है, प्रॉपर्टी और एसेट। प्रॉपर्टी और एसेट किसकी, प्रॉपर्टी एसेट कंपनी की। और इसमें इंक्लूड होता है मॉर्गेज टर्म भी। याद हो गया डेफिनेशन। वापस, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, इंटरेस्ट और लीन क्रिएट करना ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग मॉर्गेज। ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट की है। चलिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये क्या बोलता है, ये बोलता है भैया ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 100 मत याद करो, ठीक है। इन्होंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। स्पेसिफिकली किसकी बात करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन बाय एक्ट्स ऑफ पार्टी या ऑपरेशन ऑफ लॉ, सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू दी अनदर। सिंपल भाषा में लिखा है। इन्होंने बोला कि भाई ये एक तरीके की क्या है, सिक्योरिटी है। क्या है चार्ज, चार्ज एक सिक्योरिटी क्रिएट करना होता है, ताकि हम क्या कर सके, पैसा जो हमने लिया है, लोन जो हमने लिया है, उसे क्या कर सके, चुका सके अनदर पर्सन को। क्या ये बात समझ में आ रही है।
यहाँ पे उन्होंने बोला द ट्रांजैक्शन डज नॉट अमाउंट, लेकिन जो अलग एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो मॉर्गेज टर्म को नहीं डिफाइन करता है। ये बोलता है भैया चार्ज और मॉर्गेज अलग है। वापस किसने बोला, कौन सा एक्ट ने बोला? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है हमारे लिए चार्ज अलग है और हमारे लिए मॉर्गेज अलग है। तो भैया चार्ज अलग मॉर्गेज अलग क्या है, उस एक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। कंपनीज एक्ट ने क्या बोला, हमारे लिए तो दोनों एक ही है। तो अभी आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, अभी आपको यही समझना है कि भैया आपके लिए चार्ज और मॉर्गेज एक ही है, आपके लिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जब वो पैटर्न आएगा, जब वो एक्ट आएगा, उसमें डिफरेंस समझेंगे, ठीक है? क्योंकि पहले आप चार्ज तो समझ जाओ, मॉर्गेज फिर भी नाम जानते हो, लेकिन उसकी डिटेलिंग भी तो समझनी है। तो चलो पहले चार्ज की डिटेलिंग समझेंगे, तब देखेंगे डिफरेंस, ठीक है? चलो, तो चार्ज का डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट क्या है? चार्ज interest or lien create on the property or the asset of the company including mortgage। वेरी गुड। चलिए यहां तक चीजें समझ में आ गई। आओ आपकी बुक में जाएंगे। आपकी बुक बोलती है कि हम कंपनीज एक्ट स्टार्ट करेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डिटेल में पढ़ेंगे। और हम एक्ट के साथ साथ तो हमेशा क्या पढ़ते हैं, रूल्स भी पढ़ते। एक्ट बोलता है क्या करना है, रूल्स बोलता है कैसे करना है, पूरी डिटेल प्रोसीजर बताता है। चलिए सबसे पहले उन्होंने बोला एक तरफ बोरोवर है, एक तरफ भैया लोन देने वाला है। बोरोवर लोन लेने वाला कौन है, आपकी कंपनी। कंपनी लोन ले रही है, अब वो बैंक से ले, डिबेंचर होल्डर से ले, वो उनकी मर्जी, ठीक है? उन्हें हम बोरोवर बोलेंगे, ठीक। अब लेंडर्स कौन है, जिन्होंने हमें लोन दिया है, बैंक हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। चलिए चार्ज क्रिएटेड बाय, कैसे क्रिएट होता है भाई, अग्रीमेंट कर लो, थ्रू अग्रीमेंट या फिर हाइपोथिकेशन या फिर मॉर्गेज डीड या फिर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। ये सारे अलग अलग टर्म्स आएंगे, दिमाग में आना चाहिए मॉर्गेज की ही बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है, ठीक है? अब हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट भी मॉर्गेज ही होता है, देन मॉर्गेज भी मॉर्गेज ही होता है ना? तो भैया आपके लिए सारी चीजें भी सेम है, चार्ज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, आगे चलकर प्लेज भी आएगा। आपके लिए चारों चारों वर्ड का मतलब एक ही है, गिरवी रखना, सिक्योरिटी रखना, दैट्स इट। आपके लिए अभी कोई भी डिफरेंस नहीं है, धीरे धीरे डिफरेंस समझेंगे, ठीक है? कुछ ना कुछ गिरवी रख रहे हैं अगर हमने उधार लिया। चलिए मैंने आपको मीनिंग बताया, किसका मीनिंग बताया, चार्ज का, एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेम अभी डेफिनेशन बताई, ये तो बताया, ठीक है? नीचे बॉक्स 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। फिर मैंने आपको चार्ज का मीनिंग बताया एज पर कंपनीज एक्ट, क्या बताया, सेम यही, इंटरेस्ट लीन क्रिएट करना, प्रॉपर्टी एसेट कंपनी इंक्लूडिंग मॉर्गेज। क्या डेफिनेशन क्लियर है? चलिए अब आपको यहां पर एक बॉक्स दिख रहा है, केस है। इस केस को आओ थोड़ा सा डिटेल करके समझते हैं, इस केस को थोड़ा सा डिटेल करके समझेंगे। चलिए this case established that whether a transaction is considered as a charge in the determined by the substance of the transaction, not by how it's written या फिर presented। अब फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट है, अलग अलग एक्ट ने सब में डिफरेंसेस बताए, लेकिन अभी हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या है, सब एक है। इन्होंने कहा कि कैसे आप क्या लिख रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट, एक अग्रीमेंट है, चार्ज क्या है, एक अग्रीमेंट है जो आपके और मेरे बीच में बन रहा है। इसमें लिखा है कि मैंने आपसे 1 करोड़ का लोन लिया है और बदले में सिक्योरिटी में ये पूरी बिल्डिंग रखी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें और डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है कि भैया जब मैं आपका 1 करोड़ का लोन नहीं चुका पाऊंगा तो आपके पास पावर है, किस चीज की पावर है, कि आप मेरी प्रॉपर्टी को बेच के अपने पूरे पैसे क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। अग्रीमेंट में इतनी डिटेलिंग लिखी है। इन्होंने कहा चार्ज में आपने कुछ भी लिखा है, किसी भी तरीके से प्रेजेंट किया है, इफ अ डॉक्यूमेंट इज लेबल्ड एज समथिंग एल्स, हमें मालूम है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चार्ज के अगर इसमें क्राइटेरिया में आएंगे तो हमें उसकी पूरी फॉर्मेलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। तो हमने ऊपर लिख दिया ये चार्ज नहीं है, ये मॉर्गेज है, ये चार्ज नहीं है, ये हाइपोथिकेशन है, ये चार्ज नहीं है, ये प्लेज है। मतलब हम गुमराह कर रहे हैं, ये है चार्ज ही, गिरवी रख रहे हो ना, लेकिन आपने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम कुछ और लिख दिया, ये हाइपोथिकेशन, ये चार्ज नहीं है, ऐसा लिख दिया। इन्होंने कहा कि भैया आप कुछ भी लिखो, इफ इन द रियलिटी इट्स क्रिएट सिक्योरिटी ओवर द एसेट। भैया ये जो कुछ भी हो डॉक्यूमेंट है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को अगर आप रीड करोगे तो उससे ये तो पता चल रहा है ना कि आपने कुछ ना कुछ गिरवी रखा है। तो अगर आपने कुछ ना कुछ गिरवी रखा है तो ये हमारे लिए क्या है, या एज पर कंपनीज एक्ट क्या है, चार्ज है। अब आप उसका लेबलिंग कुछ भी करते हो, हमें से कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमारे लिए तो वो चार्ज क्रिएट होगा। अगर आपने इसमें हाइपोथिकेशन लिखा, प्लेज लिखा, मॉर्गेज लिखा, हमारे लिए कुछ भी इंडिफरेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि चार्ज अगर वो है तो चार्ज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब ये चार्ज का रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए, आरओसी के पास।
within the appropriate authority like a ROC. Mandatory cannot be avoided. इंसान इसे अवॉइड नहीं कर सकता बाय चेंजिंग द वर्डिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. बस जानबूझ के आप लोगों को क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं उन्हें मिसगाइड कर रहे हो कि नहीं भाई ये चार्ज थोड़ी ना है, अगर चार्ज होता तो हम आरओसी पे रजिस्टर करते, लेकिन ये चार्ज नहीं है, कुछ और डॉक्यूमेंट है, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है इसे क्रिएट करने की, इसे रजिस्टर्ड करने की. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस केस में हुआ क्या था, एक डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने नाम कुछ और लिखा, और फिर जब आरओसी ने बोला कि भैया आपको तो ये रजिस्टर करना चाहिए था, तब उन्होंने क्या बोला कि भाई इसमें देखो ना नाम कुछ और लिखा है हमने. तो फिर केस होता है और प्रॉपर डिसीजन ये आता है कि भैया इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, पढ़ने के बाद यही लग रहा है कुछ ना कुछ गिरवी रखा है, अगर कुछ ना कुछ गिरवी है तो हमारे लिए वो डॉक्यूमेंट का नाम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हम उसे ट्रीट करेंगे वो चार्ज है, और इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा. क्या केस का कंक्लूजन समझ में आए? फटाफट रीड करो, ये मैंने तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में रीड करवाया है. नहीं, वो जो डॉक्यूमेंट है ना उसको जाके रजिस्टर करवाना है. डॉक्यूमेंट तुमने बोला ना एसेट, तो एसेट को कैसे रजिस्टर करवाएंगे, लिखा होगा ना डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जाम्पल ये घर तुम्हारा है, कैसे पता चलेगा, एक अग्रीमेंट, उस अग्रीमेंट को आप रजिस्ट्रार के पास लेकर जाते हो, दिखाते हो प्रूफ, फिर वो उसकी एंट्री करता है. सेम मैंने तुमसे लोन लिया है, बहुत जोर से बात कर रहे हो ना, लाइक मैंने तुमसे लोन लिया है और लोन में लिखा है, तो उस लोन का जो डॉक्यूमेंट है वो आरओसी को दिखाओ, वो अपने पास एंट्री करेगा. क्लियर है बच्चा? पक्का? केस समझ में आ रहा है? ठीक है. काउच का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, इसमें जो टर्म यूज कर रखा है. क्लैरिटी है बच्चों? बढ़े आगे. नेक्स्ट एक और बॉक्स दिख रहा होगा आपको, वेट कर बेटा, यहां पे आके अंदर वेट कर ताकि कंसेप्ट भी समझ में आए. बताया था, इसकी गलती है इसलिए बच गई तू. चलो ध्यान देंगे. चार्ज ऑल्सो इंक्लूड लीन. अभी लीन को पॉज देंगे अपन. ठीक है. क्या लिखा है, इक्विटेबल चार्ज. क्या लिखा है, इक्विटेबल चार्ज. अब इक्विटेबल चार्ज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग चार्ज. तो अभी इक्विटेबल और फ्लोटिंग दोनों एक ही होते हैं, ये अभी लिख लो. इक्विटेबल और फ्लोटिंग दोनों एक ही होते हैं, लिखो. चलिए चार्ज की डेफिनेशन की थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे. चार्ज के मीनिंग में लीन जो टर्म होता है ये भी इंक्लूड होता है. ठीक है. इक्विटेबल चार्ज अभी बस मैंने आपको बताया, इसका मतलब फ्लोटिंग होता है, विच आर क्रिएटेड बाय इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न और बाय द डिपॉजिट ऑफ द टाइटल. कुछ समझ में नहीं आया क्या, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं. एक्चुअल में अभी हम इंटरेस्ट वर्ड का मतलब समझने वाले हैं, लीन का मतलब समझने वाले हैं, और दो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं बच्चों, चार्जेस होते हैं. एक चार्ज होता है फिक्स और एक होता है फ्लोटिंग. ये सारे जब आप कंसेप्ट पढ़ोगे ना तभी वो बॉक्स आपको समझ में आएगा, वो बॉक्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो अभी आपने क्या समझा, इक्विटेबल चार्ज इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग. तो जब मैं इसके डिफरेंसेस बताऊंगी तो ऑटोमेटिकली वो बॉक्स कवर हो जाएगा. तो 2 मिनट के लिए उसे पॉज लेंगे, सीधा आएंगे. हम जो बार बार चार्ज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, तो चार्ज की डेफिनेशन में आ रहा है कि चार्ज क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट करना, लीन क्रिएट करना, किसमें, ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द कंपनी. तो चलिए इसकी डिटेलिंग में जाएंगे. ठीक है, आ जाओ. सबसे पहले इंटरेस्ट का एग्जाम्पल दिखाऊंगी, फिर लीन का एग्जाम्पल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान देंगे. अ कंपनी टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक. कंपनी ने क्या किया, बैंक से जाकर लोन लिया, ऑफर किया उसने, एक अग्रीमेंट किया, उसमें साफ लिखा है कि भैया मैंने 1 करोड़ का आपसे लोन लिया है, बदले में मेरी जो फैक्ट्री है उसे मैंने क्या किया है, गिरवी रखा है. मतलब फैक्ट्री में क्या क्या है, चार्ज क्रिएट क्या है, द बैंक गेट एन इंटरेस्ट इन दी फैक्ट्री. अग्रीमेंट हुआ है, तो अगर वो लोन नहीं पे कर पाता है तो बैंक के पास क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है. मीनिंग इट हैज लीगल राइट टू क्लेम द फैक्ट्री इफ द कंपनी फेल टू रिपे द लोन. तो क्या इंटरेस्ट क्रिएट होने का मतलब समझ में आया. अगर मैंने बैंक से लोन लिया है और ये बिल्डिंग गिरवी रखी है, और अगर मैं पे नहीं कर पाती हूँ, अग्रीमेंट में ऐसा लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे बेच के पैसा रिकवर कर सकते हो. दैट मीन्स बैंक का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है इस फैक्ट्री में. तो क्या इंटरेस्ट क्रिएट होने का मतलब समझ में आया बच्चों, बताओ. बैंक डज नॉट ओन द फैक्ट्री, बेच के पैसा रिकवर करेगी, मालिक थोड़ा ना बन जाएगी, बट होल्ड दी फाइनेंशियल स्टेक और इंटरेस्ट इन इट्स सिक्योरिटी फॉर द लोन. बेचकर फाइनेंशियल स्टेक है, पैसा लेगी वो, ना कि ओनरशिप लेगी. इंटरेस्ट क्रिएट करने का मतलब समझ में आया. पक्का. वापस, अगर आपसे मैंने लोन लिया है और गिरवी रखा है मैंने ये घर,
तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है इस घर में। क्यों हो गया है? क्योंकि अग्रीमेंट में साफ लिखा है नहीं चुका पाएंगे तो आप इसे बेच के रिकवर करोगे। मैं तो ओनर हूं ना इस घर की, लेकिन क्या आप ओनर हो? नहीं, लेकिन आपका इंटरेस्ट है इसमें। कैसे इंटरेस्ट बना? क्योंकि आपने मुझे लोन दिया है। क्लैरिटी है, ओनरशिप और इंटरेस्ट में क्लैरिटी है। मैं इस घर का ओनर और आप इस घर के इंटरेस्ट रखते हो, इंटरेस्ट होल्ड करने वाले इंटरेस्ट होल्डर कहलाओगे। ठीक है, अब आ जाओ लीन। लीन का एग्जाम्पल समझना। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत सारे गुड्स को क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है। अब ये सारे के सारे जो गुड्स है एक वेयर हाउस में रखे जाते हैं। वो वेयर हाउस नहीं है, मेरा वेयर हाउस नहीं है। मैंने बहुत सारे गुड्स बनाए, ठीक है, और एक वेयर हाउस में जाकर उसे संभाल के रखा। डजेंट पे द स्टोरेज फीस। वो वेयर हाउस का मालिक मुझसे पैसे मांग रहा है कि भाई इतना माल मैंने आपका स्टोर करके रखा है, प्लीज भाई मुझे पैसे दो। मैंने कहा यार अभी पैसे नहीं है। तो टेंशन मत ले, एक काम कर, मेरे जो गुड्स है ना उसमें उसमें क्या कर, लीन क्रिएट कर। मेरे जो गुड्स है वो क्या हो गया, उसमें क्या क्रिएट हो रहा है? लीन क्रिएट हो रहा है। मतलब तू टेंशन क्यों ले रहा है? अगर मैंने नहीं चुकाया तो उस दिन क्या करना, मेरे सारे गुड्स को बेच कर, मतलब ये जो गुड्स है ये तुम्हारे हो गए, ये गुड्स तुम्हारे हो जाएंगे, तुम इसे बेचकर पैसा रिकवर करना। वेयर हाउस हैज अ लीन ऑन द गुड्स। अगर मैंने फीस नहीं पे करी उसकी, जो उसका रेंट होता है, किराया होता है, वो मैंने अगर नहीं पे किया तो उस वेयरहाउस के मालिक का हक क्रिएट हो जाता है। किसमें? उस गुड्स में जो उसके वेयरहाउस में रखा है। दैट वाज लीन। मीनिंग इट कैन होल्ड ऑन टू द गुड्स अंटिल द कंपनी पे दी फीस। वो गुड्स उसके पास तब तक रहेंगे जब तक मैं क्या ना कर लूं, उसका रेंट पे ना कर दूं, उसकी फीस पे ना कर दूं। द वेयरहाउस डज नॉट ओन द गुड्स। मालिक नहीं बनेगा, बट इट हैज राइट टू कीप द पोजेशन। कब तक उसके पास पोजीशन है? जब तक मैं उसे पेमेंट ना कर दूं। लीन का मतलब समझ में आए? इंटरेस्ट क्रिएट होना, बैंक वाला एग्जाम्पल। लीन क्रिएट होना मतलब क्या? कि भैया आपके पास किसी के गुड्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भैया दोस्त हो तुम मेरे, ठीक है, मैंने अपनी बाइक दी तुम्हें और लोन उठा के रखा है तुमसे, तो बाइक चलाओ तब तक, यूज करो तुम लोग बाइक, जब तक मैं क्या ना कर दूं, लोन रिपे ना कर दूं। तो लीन क्रिएट होना और इंटरेस्ट क्रिएट होना कुछ नहीं, एक हक आ जाना कि भाई जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक ये हमारा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? दोनों में बस डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ब्रॉडर राइट है, और जो लीन है वो बस क्या कर रहा है? पोजेशन की बात करता है, रिटेन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंटिल डेट इज पेड। इंटरेस्ट बोलता है ब्रॉडर राइट वेयर अ पार्टी हैज लीगल क्लेम फाइनेंशियल स्टेक इन दी प्रॉपर्टी। यहाँ लीन में बस क्या बोला है, भैया मैंने रखा है तब तक, मैं तब तक इस गुड्स को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं लेने दूंगा जब तक आप मेरा पेमेंट नहीं कर देते। ठीक है, तो लीन एक छोटा राइट हो जाता है और इंटरेस्ट एक बड़ा। लेकिन चार्ज क्या है? चार्ज बोलता है कि चाहे इंटरेस्ट क्रिएट हो चाहे लीन क्रिएट हो, दोनों के दोनों हमारे लिए क्या होते हैं? चार्ज। बड़ा छोटा राइट सब कवर होते हैं। बेच के, हाँ, दोनों केस में यही है। तुम दोनों केस में देखो, बैंक से लोन लिया तो वो भी बेच के पैसे रिकवर करेगा, लीन के भी केस में यही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये इमूवेबल होता है और ये मूवेबल से रिलेटेड होता है, ये बोलेंगे रादर तो ज्यादा अच्छा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तुम नोटिस करो, जब बैंक की बात आ रही है तो घर कौन यूज कर रहा है? मैं ही यूज कर रही हूँ। पोजेशन किसके पास है? पोजेशन किसके पास है? बैंक के पास कि मेरे पास? मेरे पास, मैं यूज कर रही हूँ ना। लेकिन जब लीन की बात आ रही है तो भैया पोजेशन किसके पास है? सामने वाले के पास है। तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो भाई मेरे पास ही रहेगी, बैंक तो आके यहाँ पे रह नहीं सकता। बात समझ में आई? और लीन क्या है? छोटे मोटे गुड्स। मेरा एग्जाम्पल देखो, वेयर हाउस में रखे गुड्स मूवेबल है, मैं बाइक की बात करूँ तो मूवेबल है, तो मूवेबल इमूवेबल बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लैरिटी? पक्का? चलो, तो अब मुझे बताओ क्या चार्ज का मतलब समझ में आया? व्हाट डू मीन बाय चार्ज? चार्ज मतलब इंटरेस्ट क्रिएट होना, लीन क्रिएट करना ऑन द प्रॉपर्टी और द एसेट ऑफ द कंपनी। प्रॉपर्टी एसेट भी क्यों उन्होंने बोला? इमूवेबल मूवेबल सबको कवर कर रहे हैं वो। बात समझ में आई? चार्ज बोल रहा है भैया हम सबको कवर करते हैं। कंपनी अगर लोन ले रही है, पैसे उठा रही है मार्केट से, तो बिल्डिंग भी गिरवी रख सकती है और गुड्स भी गिरवी कर रख सकती है। ठीक है, चलो, फिर यहां पर, अब यहां इंटरेस्ट का मतलब और लीन का मतलब समझ में आया? तो ये मैंने पूरा का पूरा आपको समरी फॉर्म बताया। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव लीन दे रखा है, ये नेगेटिव लीन एक एग्जाम्पल के थ्रू, अभी नेक्स्ट पेज में एक एग्जाम्पल आएगा, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट का मतलब समझ में आया? इंटरेस्ट क्या है? लीगल शेयर इन समथिंग। ठीक है, अब लीन की बात करूं तो लीन क्या है? राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन अ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर अंटिल सेटिस्फाइड ना कर दे, मतलब अंटिल पेमेंट ना कर दे। अब एक नेगेटिव लीन भी होता है। नेगेटिव लीन बस याद रखना एक होता है, केस के थ्रू समझेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है?
क्लियर है? चलो, अब नीचे आपको कुछ केसेस दिखेंगे, इसी केस के थ्रू नेगेटिव लीन भी समझेंगे, ठीक है? चलिए आ जाओ। पहला, दो केस है, दोनों केस का मीनिंग समझेंगे। कोर्ट रूल दैट इफ अ पर्सन होल्ड अ स्टैट्यूटरी लीन, अब समझेंगे थोड़ा सा स्टैट्यूटरी लीन। लीन का मतलब तो समझ में आ गया, बताओ लीन का मतलब क्या था? पोजेशन ले लेगा, ठीक है? स्टैट्यूटरी मतलब लीगल, ठीक है? अगर कोई भी स्टैट्यूटरी लीन आता है, दे कंसीडर आ सिक्योर्ड क्रेडिटर। भैया वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा, मेरे एग्जांपल में वो वेयर हाउस का जो कीपर है, वेयर हाउस जिसका वो मालिक है, वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड? क्यों सिक्योर्ड है? क्योंकि भैया गुड्स है उसके पास। साफ इन्होंने बोला किसी भी टाइप का लीन हो, इवन स्टैट्यूटरी लीन हो, वो भी क्या हो जाएगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है? दिस मीन्स दैट द पर्सन हैज लीगल क्लेम सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट बिकॉज दिस लीन इज स्टैट्यूटरी डज नॉट नीड टू रजिस्ट्रेशन। ये है इंपॉर्टेंट जो समझाना है। अब समझो थोड़ा सा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है? टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर तुम्हारी टैक्स की लाइबिलिटी है, देना चाहिए। नहीं पे किया, नहीं पे किया, क्या तुमने कुछ गिरवी रखा था क्या इनकम टैक्स को? वो आएगी और तुम्हारी प्रॉपर्टी में अपना हक जताएगी। क्यों हक जताएगी? क्योंकि वो क्या है? स्टैट्यूटरी लीन है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है वो सब, वो इनकम टैक्स है, वो साफ आपको बोल रहा है डिपार्टमेंट, भैया टैक्स का पैसा दो, नहीं तो हमारे पास पूरा पोजेशन आ गया। तो इन्होंने कहा कि भाई इसको रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी चार्ज क्रिएट होते हैं, कंपलसरी आपको क्या करना है? आरओसी। अगर कंपनी ने कुछ भी लोन लिया, कुछ भी गिरवी रखा, तो कंपलसरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरओसी तक ये बात पहुंचाएगी, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं है। लेकिन इस केस के थ्रू इस कंक्लूजन में हम आते हैं कि अगर लीन आपका किस नेचर का है, चार्ज आपका किस नेचर का है? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का एग्जांपल मैंने क्या बताया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भैया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्स पे करने की, आप टैक्स पे नहीं करते हो, तो वो आकर आपकी पूरी प्रॉपर्टी का पोजीशन अपने पास ले लेगी। यस, इस टाइप के जो स्टैट्यूटरी लीन टाइप के जो चार्ज के रेट होते हैं, लीन के रेट होते हैं, इन्हें आप आरओसी में नहीं रजिस्टर करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना ये कब होगा। कर सकते हो कैसे? आपको पहले से पता आप टैक्स नहीं चुकाने वाले, पैसे की कमी पड़ जाएगी, जिस कारण से होगा। तो इस केस का कंक्लूजन ये, स्टैट्यूटरी लीन का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। क्लैरिटी है? दूसरे केस में आएंगे। चलिए दूसरा केस क्या बोलते हैं? नेगेटिव, ये समझाना है। लीन का मतलब समझ में आया? पोजेशन आ जाता है। नेगेटिव लीन, नेगेटिव लीन मतलब कि प्रोटेक्शन टू कीप द प्रॉपर्टी फ्री ऑफ द क्लेम एंड शुड बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द चार्ज। अब ये कुछ भी समझ नहीं आए, पहले नेगेटिव लीन का मतलब समझो। नेगेटिव लीन एक अग्रीमेंट होता है वेयर द बोरोवर प्रॉमिस, बोरोवर कौन? हमारे एग्जाम्पल में बोरोवर कौन है? हमारी कंपनी होगी हमेशा, कंपनी लोन ले रही है ना, कंपनी हमारा बोरोवर है, ठीक है? कंपनी प्रॉमिस नॉट टू सेल or transfer a particular property until debt is fully paid off। तुम्हें भरोसा दिलाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वेयर हाउस में माल रखा, ठीक है? सामने वाला जो ओनर है वेयर हाउस का, वो मुझसे पैसे पे पैसे मांगा जा रहा है कि भैया रेंट दो, फीस दो, आपने दिया नहीं। मैंने कहा मत टेंशन ले, इस वेयर हाउस में रखा माल मैं नहीं बेच रहा हूं, मैं तब तक नहीं बेचूंगा जब तक मैं आपका उधार आपको चुका ना दूं। दैट वॉज नेगेटिव लेन। नॉर्मली समझना, गुड्स होते हैं वो तो बच्चा नए मैन्युफैक्चर होते बिक जाते, नए मैन्युफैक्चर होते बिक जाते। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में चार्ज होते हैं दो टाइप के। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है फिक्स और एक होता है फ्लोटिंग। एक होता है फिक्स और एक होता है फ्लोटिंग। मैंने कहा बैंक अगर मैं तुझे लोन नहीं चुका पाऊंगा, तो मेरी जो ये बिल्डिंग है, मेरी जो ये बिल्डिंग है, इसको मैंने मॉर्गेज पे रखा है। तो बिल्डिंग तो फिक्स है ना, यही वाली बिल्डिंग, प्रॉपर एड्रेस बताऊंगी, इस बिल्डिंग का नाम बताऊंगी, भैया ये वाली बिल्डिंग को ही आपको बेच के अपना पैसा रिकवर करना है अगर मैं नहीं चुका पाई। दैट वाज फिक्स चार्ज, क्योंकि फिक्स है कि किस एसेट की बात हो रही है। अब हमारी जो कंपनी है वो सोप बनाने का काम करती है, ठीक है? स्टॉक बोल सकती हूँ कैसे, सिंपल भाषा में स्टॉक बोल सकती हूँ। स्टॉक रखा है हमारे पास, रॉ मटेरियल रखे। मैंने बोला कि जो आपका चार्ज क्रिएट है ना, वो क्या है? फ्लोटिंग है, मतलब फिक्स्ड नहीं है। जो करंट में गुड्स होंगे ना, जो करंट में जो सोप होंगे, स्टॉक मेंटेन होगा, वो गिरवी होगा। अब हमें हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, भैया लोन लिया तो हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, ठीक है? अभी इस महीने हमने माल बनाया, इस महीने महीने जो माल बनाया, तुम्हें क्या लगता है क्या ये बैंक के लिए गिरवी अलग से रखूंगी? ये माल तो खराब हो जाएगा ना, ना मेरे काम का ना बैंक के काम का।
हम कहेंगे जो प्रेजेंट स्टॉक होगा वही गिरवी है, जो प्रेजेंट स्टॉक होगा वही गिरवी है। मतलब अभी जनवरी में जो बना माल है हमने इंस्टॉलमेंट चुका दिया, गिरवी तो ये रखा है। अब जनवरी का माल बिक गया, फेब में नया माल बना तो वो गिरवी है। मतलब करंट में जो माल होगा वही हमारा गिरवी होगा। दैट वाज स्टॉक, दैट वाज फ्लोटिंग, फ्लेक्सिबल, जो फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हमने डिफॉल्ट कर दिया, मैंने एक किश्त नहीं पे करी, किसकी किश्त पे नहीं करी, इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, मई का नहीं किया, जनवरी का क्या, फरवरी का कंटिन्यूसली करी थी, लेकिन कौन सा वाला नहीं पे किया, मई वाले आइटम का। साफ इन्होंने बोला भैया मई में अगर आपने नहीं पे किया तो भैया बुरा लगेगा बैंक वाले को। बैंक क्या बोलेगा, एक काम करो, फ्लोटिंग को ना फिक्स में ना कन्वर्ट कर दो। वापस क्या करना है, फ्लोटिंग को कन्वर्ट करना है किसमें, फिक्स में। अब फिक्स में जैसे ही कन्वर्ट होगा, मतलब मई में जितने माल बने होंगे ना वो अब फिक्स्ड हो जाएंगे। साफ बोल दिया जाएगा मई में बने जो सोप है, जो डिटर्जेंट, जो भी केक है, ये सारी चीजें हम बिकने आपको बेचने नहीं देंगे, क्योंकि ये अब क्या हो चुका है, फिक्स्ड हो चुका है। लेकिन ये कब हो रहा है, जब हम क्या करें, डिफॉल्ट करें। जब तक डिफॉल्ट है ही नहीं, नया माल आता जाए, क्या ही फर्क पड़ रहा है। कि बात समझ में आ रही है। तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो। पहला टाइप क्या होता है, फिक्स, दूसरा क्या होता है, फ्लोटिंग। फिक्स में क्या होता है, एकदम फिक्स होती है, बिल्डिंग, बिल्डिंग यही है, दैट्स इट, प्री डिसाइडेड होती है। और फ्लोटिंग क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। हमने बोल दिया स्टॉक, और जो करंट उस टाइम पे स्टॉक होगा वही होगा। अब स्टॉक तो बदलता रहेगा ना भाई, लेकिन ये स्टॉक भी आगे चल के, फ्लोटिंग भी आगे चल के फिक्स हो जाता है। लेकिन ये कब फिक्स होता है, जब आप क्या करते हो, डिफॉल्ट। जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैंने कहा भैया मई के जो स्टॉक है ना वो फिक्स हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉल्टिंग। ठीक है। तो कुल मिलाकर नेगेटिव लीन क्या है, बोरोवर प्रॉमिस कर रहा है कि भैया अब मैं नहीं बेचूंगा। ये किसकी बात कर रहा है, नेगेटिव लीन, किसकी बात कर रहा है, नेगेटिव लीन। ये बोल रहा है बोरोवर प्रॉमिस कर रहा है नॉट टू सेल या ट्रांसफर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अंटिल डेट इज फुल्ली पेड। मतलब वो जो मे अटेम्प्ट वाले जो, वेरी गुड, जो मे अटेम्प्ट वाले जो थे उनको रोक लिया गया है। उनको क्या कर लिया गया है, रोक लिया गया है कि भैया रुक जाओ, पहले मैं आपका पेमेंट करूंगा तब मैं माल बेचूंगा। मतलब माल रुक गया है। बात समझ में आ रही है। दैट वाज नेगेटिव लीन। पहले मुझे लीन का मतलब बताओ, लीन क्या था, पोजेशन रहना। मेरे एग्जाम्पल में वेयर हाउस में आओ, वेयर हाउस के पास क्या था, पोजेशन। ठीक है। अब जनवरी महीने का मैंने रेंट पे कर दिया, माल बेचने दे दिया। बात समझ में आ रही है। फेब्रुवरी का कर दिया, माल बेचने दे दिया। अब 2-3 महीने हो गए मैं रेंट दे ही नहीं पा रही, क्या कर दिया उसने, नेगेटिव लिंक। अब आप माल बेच नहीं सकते, जब तक आप मुझे मेरा पैसा नहीं दोगे तब तक मैं माल बेचने नहीं दूंगा। तो जो वो वेयरहाउस का जो मालिक है उसने क्या कर दिया, वो जो रखे गुड्स है उसे फिक्स कर दिया। हम यूज टू है, सालों से धंधा चल रहा है, सालों से बिजनेस चल रहा है, तो काम चलता जा रहा था, बाद में हम देते जा रहे थे, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बार उसने क्या कर दिया, नेगेटिव लीन कर दिया। नेगेटिव लीन कर दिया कि भैया माल मैंने ही प्रॉमिस किया कि भाई जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा तब तक गुड्स नहीं लूंगा, ताकि तू सिक्योर है, तेरी टेंशन कम हो रहे कि भैया गुड्स तो है ना गिरवी एक तरीके से पोजीशन में। तो दैट वाज नेगेटिव लेन। अब ये जो केस बोलता है, केस बोलता है नेगेटिव लेन मतलब प्रिवेंट द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी बट डज नॉट गिव द ओनरशिप। ओनरशिप नहीं मिली है, बस गुड्स अभी बोला है कि संभाल के तो रुक, मैं बेचूंगा नहीं। सर्व एज अ प्रोटेक्शन, ये नेगेटिव लेन एक तरीके से सामने वाले को क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन। मेरे एग्जांपल में वो वेयर हाउस जो कीपर था उसे क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन। कीप द प्रॉपर्टी फ्री ऑफ द क्लेम शुड बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द चार्ज। तो नेगेटिव लीन भी क्या आता है, चार्ज की डेफिनेशन में। तो होल पिक्चर ये है। सबसे पहले हम समझ रहे हैं चार्ज। चार्ज का मतलब इंटरेस्ट क्रिएट होना, लीन क्रिएट होना ऑन द प्रॉपर्टी और द एसेट ऑफ द कंपनी। फिर मैंने आपको इंटरेस्ट बताया विद द एग्जांपल ऑफ बैंक। फिर मैंने आपको लीन बताया, वेयर हाउस। फिर मैंने जब लीन की डिटेलिंग करी तो मैंने कहा एक नेगेटिव लीन भी होता है जिसमें बोरोवर खुद, कंपनी खुद भरोसा दिला रही है सामने वाले हाउस वेयर हाउस कीपर को कि भाई तू संभाल के रख, जब तक पेमेंट नहीं करूंगा तब तक जो तेरे पास रखे है, जो पोजीशन में गुड्स है वो बिकेंगे भी नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ टाइप के ऐसे पोजीशंस होते हैं, चार्ज के रेट होते हैं जो फिक्स भी होते हैं और फ्लोटिंग भी। तो फ्लोटिंग वाले हमेशा वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चेंज जो होते रहते हैं उसको हमने फिक्स कर दिया जब तक मैं आपका रिपेमेंट ना कर दूं। तो ये थे हमारे दो केस। तो दोनों केस की कहानी समझ में आई। पहला केस क्या बोलता है, पहला केस क्या बोलता है, अगर लीन स्टैटरी नेचर का है तो भैया कोई आरओसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एकदम से इवेंट बेस्ड है। सेकंड वाला केस क्या बोलता है, नेगेटिव लीन को बताता है। और नेगेटिव लीन के बारे में वो क्या बताता है कि ये भी एक तरीके की सिक्योरिटी दी जा रही है सामने वाले को, जिससे उसका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो रहा है। क्लियर है। अभी हम चार्ज की डेफिनेशन के आसपास है। नेगेटिव लीन और नॉर्मल लीन। नॉर्मल लीन, तुम्हारे पास है, क्यों टेंशन ले रहे हो,
में जनवरी वाला स्टॉक रखा है, बेचने दो, चुका दूंगा। जनवरी वाला स्टॉक पहले मैंने बेचा, फिर चुकाए। फरवरी का स्टॉक पहले बेचा, फिर उधारी चुकाई। मतलब हो क्या रहा है, पहले माल बेच रही हूँ और बाद में क्या कर रही हूँ, रेंट चुका रही हूँ। लेकिन मई वाले में उसने क्या बोला, पहले क्या चाहिए, पहले पैसा चाहिए, रेंट चाहिए, बाद में माल। मतलब माल तब तक नहीं बेचने देंगे। मैंने बोला कि भाई स्टॉक रख, पहले मैं तुझे रेंट चुकाऊंगा, उसके बाद ही मैं उसे बेचूंगा। तो बस ऑपोजिट हो रहा है। मर्जी है कंपनी की। हाँ ऑब्वियसली ज्यादा ही रहती होगी, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस आता है। हाँ लेकिन मर्जी है, कंपनी के पास अगर फ्लोटिंग भी ज्यादा चीजें गिरवी रख दी ना, तो उसमें भी बड़ा अमाउंट लिया जा सकता है। क्लियर है बच्चों, पक्का? बढ़ते आगे। चलिए, नीचे उन्होंने कहा कि कुछ एसेंशियल फीचर्स है चार्ज के। पहला क्या लिखा है, दो पार्टी होंगी कि एक होंगी? भैया कॉन्ट्रैक्ट करो, अग्रीमेंट, मिनिमम टू पार्टीज। सेकेंड पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, साफ लिखा होगा एसेट का नाम, कौन सा एसेट आपने गिरवी रखा है, और डिटेलिंग लिखी होगी। वो जो आपने चार्ज क्रिएट किया है, एसेट क्रिएट किया है, वो भैया फिक्स है कि फ्लोटिंग है। चलिए, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट होगा, और अग्रीमेंट में सारी डिटेलिंग्स लिखी हुई। क्या क्या डिटेलिंग्स, कि भैया कब रीपेमेंट होगा, देन कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट में सारी बातें लिखी होंगी। तो कुल मिला के कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात, दो पार्टी मिनिमम, सब्जेक्ट मैटर आपका एसेट जो आपने गिरवी रखा है, और अग्रीमेंट की बाकी टर्म्स एंड कंडीशन, कब रीपेमेंट होगा, कितने इंटरेस्ट के साथ होगा, वगैरह वगैरह। आ जाइए, दोनों की बात करें तो डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक तरफ इन्होंने लिखा है एक होता है एक्ट ऑफ पार्टी और एक होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। कि ये टर्म समझते हो, कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्ट ऑफ पार्टी, तो जिंदा लोग जो आपस में अग्रीमेंट करे, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो लॉ करवा रहा है, ट्रांसफर नहीं किया है, लॉ ने ट्रांसफर करवाया है। इन्होंने कहा कि भैया जो एक्ट ऑफ पार्टी है, जो क्या है, एक्ट ऑफ पार्टी, ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी क्रिएट अ चार्ज। लेकिन कौन सा एक्ट ऑफ पार्टी, जो हम लोगों ने चार्ज क्रिएट किया है, वो ड्यूटी है हमारी कि आरओसी के पास रजिस्टर करने की। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, स्टैटरी लीन, वेरी गुड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये क्या हुआ था, हमने किया है क्या, पार्टीज ने किया है क्या, कि चलो इनकम टैक्स का ऑफिसर आ जाए, हम आ जाए, हम आपके पास लीन क्रिएट करें, ऐसा हुआ क्या? नहीं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ है। तो जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, उसको आप आरओसी के पास रजिस्टर नहीं करते। अभी हमने एक केस पढ़ा, इस केस से कंक्लूजन आया। क्लैरिटी? पक्का पक्का। चार्ज के अब डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स। चलिए, काइंड्स ऑफ चार्ज, पहला क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर को और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ज्योतिष का मोबाइल छोड़ दे बेटा। एक्ट ऑफ पार्टी समझना, मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक के पास गिरवी रखा, दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, एक तरफ कंपनी एक तरफ बैंक, ठीक है। लेकिन जब इनकम टैक्स वाली डिपार्टमेंट वाली बात है कि दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ था क्या, तो बैंक और कंपनी है तो एक्ट ऑफ पार्टीज, और मैं जिसने टैक्स नहीं चुकाया, मतलब आई टैक्स कंपनी जिसने टैक्स नहीं चुकाया, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ को आरओसी के पास रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। किसको करना है, एक्ट ऑफ पार्टीज को, ठीक है। चलो आ जाओ, टाइप समझेंगे। पहला टाइप नेचर, दूसरा टाइप कंडीशन। नेचर अभी समझा, ये तो समझ में आ गया ना, फिक्स चार्ज। और फ्लोटिंग क्या था, फ्लेक्सिबल है। चलिए, फिक्स बोलता है भाई एक लीगल चार्ज है, और इन्होंने ये क्या बोला, ये क्या है, इक्विटेबल। ऊपर बताया था फ्लोटिंग मतलब इक्विटेबल, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा जब ये समझ जाओगे। चलिए, साफ इन्होंने बोला कि भाई फिक्स चार्ज में ना स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, ये जैसे मैंने घर बोल दिया, ये बिल्डिंग स्पेसिफिक है। और ये क्या बोल रहा है, क्रिएट वेरिएबल प्रॉपर्टी विच कीप चेंजिंग और मूव, चेंज होता रहता है, जैसे मेरा स्टॉक चेंज होता रहेगा, ठीक है। चलिए, ये बोल रहा है कवर एसेट्स, सॉरी ऊपर वाला था स्पेसिफिक, और ये क्या लिखा है, डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब क्या था, इनएक्टिव, अनटिल इट इज फिक्स। कौन सा वाला है ये भी नहीं पता है, स्टॉक है जनवरी में बनने वाला है कि फरवरी में, या फिर कौन से वाले मंथ वाला स्टॉक है, ये फिक्स नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा ये अभी इनएक्टिव है, लेकिन फिक्स हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा जब क्या करोगे, फिक्स। या फिर एक टर्म यूज किया, क्या लिखा है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइज मतलब क्या होता है, कन्वर्ट करना। क्रिस्टलाइज मतलब क्या होता है, फिक्स कर दो, ठीक है। क्या फिक्स कर दो, अभी तक फ्लोटिंग था। नेक्स्ट, कवर एसेट विच आर, एकदम जो डेफिनेट होते हैं, उन्होंने कहा कि भैया वेरिएबल होते हैं। लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ये बोल रहे भैया स्टॉक इन ट्रेड या फिर डेटर्स हो सकते हैं। इन्होंने बोला
फिक्स को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है, बात को याद रखना। क्यों फिक्स को प्रायोरिटी मिल रही है? पहले फिक्स्ड है भैया, जो फ्लोटिंग है वो तो वेरिएबल है ना, पहले डिफॉल्ट होगा और डिफॉल्ट होने के बाद चीजें फिक्स होंगी ना, तो जो चीज फिक्स है उसको पहले दे दो ना, तो फिक्स को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी और फ्लोटिंग उसके बाद ही आएगा। कंपनी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ विदाउट द कंसर्न ऑफ द चार्ज होल्डर। ये चार्ज होल्डर आपकी कंपनी है, ये चार्ज होल्डर कौन है? कंपनी। ठीक है, इन्होंने साफ बोला है विदाउट द कंसर्न ऑफ द चार्ज होल्डर कंपनी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ, सॉरी ये बैंक है, गलत बोलते, सॉरी। कंपनी कभी भी इस बिल्डिंग को बेच सकती है क्या? नहीं बेच सकती। भैया क्यों बेचेगी? जब ये आपने क्या कर रखा है? गिरवी रखा है ना, चार्ज होल्डर, मतलब बैंक के पास जब तक गिरवी रखा है तब तक आप उसकी कंसर्न के बेच नहीं सकते। मॉर्गेजर इज फ्री टू डील विद द प्रॉपर्टी एज इट सी फिट अंटिल द होल्डर ऑफ द चार्ज टेक स्टेप टू इन्फोर्स देयर सिक्योरिटी। जनवरी में जो बने सोप थे मेरे एग्जाम्पल में, उससे मुझे पूछकर बेचना है कि बिना पूछे? बिना पूछे। क्यों? फ्लोटिंग है ना, जनवरी का बेच सकती हूँ, फरवरी का बेच सकती हूँ। कब मुझे पूछना पड़ जाएगा? जब वो फ्लोटिंग फिक्स्ड हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट। बात समझ में आया? वापस हम पढ़ रहे हैं फिक्स चार्ज फ्लोटिंग। फिक्स मतलब जो चीजें एकदम फिक्स होती है, ठीक है, कौन सा है? जैसे कि एग्जाम्पल बिल्डिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। फ्लोटिंग मतलब स्टॉक में जो भी ट्रेड आप करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी आपका स्टॉक है, मैं अगर कोई ज्वेलर हूं तो ज्वेलरीज है, तो वो ज्वेलरी जो स्टॉक में होंगी वो फ्लोटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी मैं धंधा कर रही हूँ उस धंधे में जो भी रखा माल है, स्टॉक है, वो फ्लोटिंग नेचर का होता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोलता है? ये लीगल होता है, ये क्या होता है? इक्विटेबल। सेकंड क्या बोलता है? ये स्पेसिफिक है, और ये क्या बोल रहे हैं? कोई स्पेसिफिक नहीं है, डोरमेंट है। स्पेसिफिक कब हो जाएगा? फिक्स कब हो जाएगा? जब डिफॉल्ट करेंगे। स्कोप, ये डेफिनेट चीजों को कवर करता है, ये चेंज होने वाली चीजों को। क्रिएटेड ऑन, एग्जाम्पल दे रखा है। प्रियोरिटी किसको मिलेगी हमेशा? फिक्स को, जो मुंह पे आ रहा बोल रहे हैं, है ना, नालायक। ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं फिक्स वाले चार्ज को, बिना कंसर्न के नहीं कर सकते। लोन लिया था तुमने 1 करोड़ का, उसके पास यही सहारा है कि नहीं चुका पाए तो उसे बेच के, और तुम इसे भी बेच रहे हो, एक तो लोन ले लो ऊपर से बेचोगे, दोनों पैसे तुम्हारे। सामने वाला क्या बुद्धू है क्या? उससे पूछकर आप करोगे, उससे बिना पूछे ही नहीं। लेकिन स्टॉक में जो माल रखा है वो तो था ही ना, ये फ्लेक्सिबल है, उसने तो बोला ही था कि आप कर सकते हो। डिफॉल्ट होगा तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर डिफॉल्ट हुआ है तो एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो बैंक मुंह में दही जमा कर बैठा है, पहली इंस्टॉलमेंट नहीं दी, दूसरी नहीं दी, तीसरी नहीं दी, बैंक कुछ बोल ही नहीं रहा है, बैंक बोलता तो फिक्स हो जाता और फिर मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ती। लेकिन बैंक ने अगर कुछ नहीं बोला और मैं माल पे माल बेचती जा रही हूँ, तो वो अभी फ्लोटिंग ही है, बिना पूछे कर रही हूँ ना। पहली गलती जिस दिन भी थी ना, बैंक को उस दिन एक्शन ले लेना था, फिक्स हो जाना था, फिर मैं माल नहीं बेचती, पहले उसका लोन चुकाती फिर माल देती। बात समझ में आ रही है? लेकिन बैंक अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो बैंक की गलती, वो फ्लोटिंग है, बिना परमिशन के मैं काम करती रहूंगी जब तक उसे, है ना, एक्शन ना ले ले वो। क्लियर है बच्चों? चलिए, ऊपर हमने पढ़ा था टाइप, नेचर समझ में आया। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ये टर्म ना मुझे तो सुना सुना लग रहा है। इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल राइट्स है, ठीक है। चलो, एक्सक्लूसिव फर्दर, चलिए थोड़ा सा मीनिंग के साथ ही समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, सबसे पहले क्या लिखा है? परिपासु, साफ उन्होंने बोला शेयर्ड बाय मोर देन वन लेंडर्स, मतलब एक से ज्यादा लोग शेयर करें आपस में इन द रेशियो। कंसर्न लेनी पड़ेगी पहले एग्जिस्टिंग चार्ज होल्डर की, इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। समझना, परिपासु बोलता है कि हम लोगों का डिसाइड है कि सेम रेशियो में हम कर रहे हैं, ठीक है। दो बैंक से एक बार में लोन लिया, दो बैंक से एक बार में लोन लिया, हमने कहा दोनों के राइट्स क्या है? परिपासु है, मतलब क्या है? इक्वल है। जो भी प्रपोर्शन आपका होता है उस हिसाब से, भैया एक ने 1 करोड़ का दिया, एक ने 4 करोड़ का दिया, तो प्रपोर्शन 4 करोड़ का ज्यादा है। तो इस बिल्डिंग को ही हमने गिरवी रखा है, तो इस बिल्डिंग को अगर गिरवी रखा है तो 4 करोड़ वाले का प्रपोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा, जिसका जैसा प्रपोर्शन है। क्लैरिटी है परिपासु? एक्सक्लूसिव चार्ज, एक ही सिंगल बंदा है, पर्टिकुलर लेंडर ओनली। इस घर का मालिक, इस घर का मालिक मैं हूं, मैंने गिरवी एसबीआई बैंक के पास रखा, तो एसबीआई बैंक ही एक्सक्लूसिव है, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? फर्दर चार्ज, मैंने इस घर को गिरवी रखा है, लेकिन इस घर की वैल्यू ना 5 करोड़ है। कितनी वैल्यू है? 5 करोड़। लेकिन मैंने लोन तो 1 ही करोड़ का लिया है भाई, और पैसे की जरूरत हो रही है। एसबीआई बैंक से ले चुकी हूं 1 करोड़, अब एसबीआई बैंक से नहीं लेना है, कहां जा रही हूँ? पंजाब नेशनल बैंक के पास जा रही हूँ।
पंजाब नेशनल बैंक के पास जा रही हूँ, सेम घर, यही घर गिरवी रख रही हूँ, लेकिन इस घर की वैल्यू क्या थी, 5 करोड़, लेकिन इस हिसाब से तो मुझे कम पैसे मिले थे ना, तो मैं इस सेम प्रॉपर्टी को क्या करूँ, फर्दर और लोन लेने जा रही हूँ पंजाब नेशनल बैंक के पास, 2 करोड़ का, रुको रुको एक मिनट रुक जाओ, 2 करोड़ का। लेकिन इनको साफ बोला है कि पहले वाले जो एसबीआई बैंक है ना, उससे एक बार पूछो, बताओ नहीं, बताने और पूछने में डिफरेंस होता है बच्चों। पूछो मतलब अगर वो हाँ बोलेगा ना, तभी आप करोगे, मतलब आप उसको जस्टिफाई करोगे ना कि भाई तेरे पास 5 करोड़ की वैल्यू, तू ही दे दे, एक काम कर। वो कहेगा नहीं बाबा मुझे नहीं देना, वैसे इतना है ना, डिफॉल्ट करते रहते हो, मुझे नहीं देना। तो एसबीआई बैंक अगर जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ मेरे पास 1 करोड़ का लोन है, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी जो है वो 5 करोड़ की है, कल कोई दिक्कत भी होती है तो मुझे भी मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा और पंजाब नेशनल बैंक को भी, तो उससे एक बार पूछो। फर्दर चार्ज मतलब क्या बोला, कंसर्न ऑफ दी, साफ बोल दिया, कंसर्न ऑन दी फर्स्ट चार्ज होल्डर, आपको उससे लेनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर एसेट्स की, क्योंकि आप एक ही एसेट में क्या कर रहे हो, एक ही एसेट में क्या कर रहे हो, 2 चार्ज क्रिएट कर रहे हो। बच्चों अगर ऑलरेडी चार्ज क्रिएट है, क्या आपको परी पासु और फर्दर चार्ज में डिफरेंस समझ आ रहा है? परी पासु क्या बोलता है, इक्वल राइट है, एक साथ खरीदा, ठीक है, लेकिन हाँ अगर इसमें भी नया पुराना है तो उसे परिपासु भी बोला जा सकता है, परिपासु बोला जा सकता है। मैंने कहा कि भाई अमृतांश के पास ऑलरेडी ऑलरेडी ये जो घर है वो गिरवी रखा था, ये फर्स्ट चार्ज होल्डर है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे सोम को भी क्या करना है, सेम प्रॉपर्टी गिरवी रखना है, लेकिन मैंने कहा कि पहले मुझे अमृतांश से तो पूछना पड़ेगा। तो जब मुझे अमृतांश से पूछना पड़ेगा तो ये क्या कहलाएगा, फर्दर चार्ज के लिए क्रिएट करवाएगा, एक ही एसेट में फर्दर चार्ज क्रिएट कर रही हूँ मैं, सेम एसेट्स में। परिपासु क्या बोलता है कि अगर मैंने बोल दिया अमृतांश से ये पूछ लिया, ये भी बोल रहा है, परिपासु में देखो एग्जिस्टिंग चार्ज होल्डर अगर है तो प्लीज उससे भी पूछो, और उससे ये पूछो कि भाई अब जो ये फर्दर चार्ज क्रिएट हो गया है, तुम्हारा और उसका ट्रीटमेंट सेम कर ले क्या, सेम कर ले मतलब क्या, जब मैं पैसे नहीं पे कर पाऊंगी तो दोनों का राइट यहां पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों को सेम प्रियोरिटी मिलेगी। लेकिन फर्दर चार्ज में ऐसा नहीं है, फर्दर चार्ज बोलता है पहले लोन किससे लिया, पहले लोन किससे लिया, अमृतांश से, तो पहले अमृतांश को ही पे किया जाएगा, बचेगा तो फिर किसको मिलेगा, सोम को मिलेगा, किसमें, फर्दर में। लेकिन परिभाषा में क्या बोला, बोल दिया ना इक्वल, दोनों साथ में खड़े होकर लोन लेंगे। बात समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक्सक्लूसिव क्या है, एक ही बंदा है भाई, उसे नहीं चाहिए नाटक, एसबीआई ने साफ मना कर दिया भैया मुझे नहीं, इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू इतनी है ही नहीं, और जब तक आप पे करोगे उस टाइम पे तो और मेरा लोन का भी तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो मैं नहीं अलाउ करूंगा, सिंगल बंदा, ठीक है। चलो हेडिंग बताओ क्या लिखा है, ये सब आप समझ चुके हो। हेडिंग क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, फिक्स में कन्वर्ट करो, कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग इनटू फिक्स। अब एग्जाम में ना यही पूछा जाएगा, व्हाट डू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज, मतलब आप फ्लोटिंग को कन्वर्ट करते हो फिक्स में, लेकिन कब, जब क्या होता है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट होता है। फ्लोटिंग चार्ज सब्जेक्ट टू चेंज क्वांटिटी एंड द वैल्यू, चेंजिंग द एसेट कन्वर्ट इनटू फिक्स। तो फ्लोटिंग मतलब क्या होता है भैया, फिक्स में कन्वर्ट कर लो। फ्लोटिंग चार्ज रिमेन डॉर्मेंट, यही ऊपर हमने डिफरेंस में पढ़ा, फ्लोटिंग हमेशा डॉर्मेंट होता है, इनएक्टिव होता है, लेकिन ये एक्टिव हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, फिक्स हो जाता है जब आप डिफॉल्ट करोगे। अब क्योंकि मुझे आपको मीनिंग समझाना था तो आपको मैंने एक सिचुएशन बताई, तीन सिचुएशन में, तीन सिचुएशन में क्रिस्टलाइजेशन होता है, या फिर सिंपल भाषा में बोलूं, तीन सिचुएशन में फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में कन्वर्ट होता है। एक सिचुएशन तो पता चल गई है, क्या है वो एक सिचुएशन, डिफॉल्ट की, एक सिचुएशन क्या है, डिफॉल्ट की। तो नीचे सिचुएशन है और इंपॉर्टेंट लिखो, फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स में, पहले तो इस कन्वर्जन को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम में जब कभी भी पूछा जाएगा व्हाट डू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, तो आप पहले मीनिंग बताएंगे, क्या मीनिंग बताएंगे, कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग इनटू फिक्स, दैट वाज क्रिस्टलाइजेशन। तीन सिचुएशन में ये इवेंट्स आते हैं, ये क्रिस्टलाइजेशन की सिचुएशन आती है। पहला क्या है जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको बोला डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, ठीक है। चलो ये क्या बोला, बिजनेस बंद होगा तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, डिफॉल्ट ही होगा ना, बिजनेस बंद हो गया। अब मैं कह रही हूँ कि भाई अब मैं तो सोप का बिजनेस कर ही नहीं रही हूँ, तो भाई वो जो फ्लोटिंग चार्ज था, अब फ्लोट जो मे वाला जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट था, गुड्स था, वो तो आगे अब बनने ही नहीं वाला ना,
जब ये आगे नहीं बनने वाला तो प्लीज इसमें के जो माल है, गुड्स है, इसको क्या कर दो, फिक्स कर दो। तो बिजनेस आप बंद कर रहे हो, बिजनेस बंद होने में क्या आ जाता है, कंपनी का क्या हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है। सीज बिजनेस ऑपरेशन एज अ गोइंग कंसर्न प्रायोर टू दी वाइंडिंग। कुल मिलाकर आपका धंधा बंद हो रहा है तो फ्लोटिंग को फिक्स में कन्वर्ट कर दो। पहली सिचुएशन समझ में आ गई, पक्का। दूसरी, ये क्या लिखा है, इंटरवेंशन बोले तो बीच में आ रहा है, क्यों बीच में आ रहा है, ट्रस्टी ने उसके कान में खबर पहुंचा दी, ये एसेट क्या है, इनसफिशियंट है। याद आ रहा है, समय समय पे मीटिंग होती थी, कभी भी कुछ भी गड़बड़ होगा, ट्रस्टी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब पढ़ के आए ना पिछले चैप्टर में, यही बोल रहा है भैया। डिबेंचर होल्डर इंटरवेंशन कर रहे हैं कि भाई हमारे जो एसेट्स है ना वो अब इनसफिशियंट हमें लग रहे, तो फ्लोटिंग को क्या कर दो, फिक्स में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, जो भी आपने लिखा होगा वो इवेंट डिफॉल्ट वाला ही होगा। वापस आपसे मैंने लोन लिया, ये प्रॉपर्टी गिरवी रखी, ये स्टॉक गिरवी रखा, ठीक है, ये जो स्टॉक मैंने गिरवी रखा, तो ये स्टॉक क्या हो जाएगा, ये स्टॉक क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग चार्ज हो जाएगा। लेकिन हमने अग्रीमेंट में कुछ एक इवेंट के बारे में डिस्कस किया होगा, इवेंट स्पेसिफाइड किया होगा डीड में, कि जब ऐसा ऐसा डिफॉल्ट होगा ना, ये डिफॉल्ट की बात करें, तो उस डिफॉल्ट के केस में हमारा जो फ्लोटिंग है ये क्या हो जाएगा, फिक्स में कन्वर्ट। या तो आपका बिजनेस बंद हो रहा है, दूसरा डिबेंचर होल्डर इंटरवेंट कर रहा है, तीसरा जो भी आपने स्पेसिफाई किया होगा अपनी डीड में, जैसे कि एग्जाम्पल में देना डिफॉल्ट का केस। तो इन तीन सिचुएशन में आपका फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज होता है, सिंपल भाषा में कन्वर्ट होता है इनटू फिक्स। क्लैरिटी, पक्का। सेकंड वाला, ये बोल रहा है डिबेंचर होल्डर को हुआ डाउट, अगर डाउट हुआ तो उसके फ्लोटिंग को क्या करो, फिक्स में कन्वर्ट करो, ताकि उन्हें भरोसा दिला सको। नहीं तो एनसीएलटी के पास जाएंगे, शिकायत करेंगे, बंद करो इस कंपनी को। तो इससे अच्छा उनको क्या करो, भरोसा दिला दो यार, ठीक है। तो फ्लोटिंग को क्या करो, फिक्स में कन्वर्ट कर दो, उनको भरोसा आ जाएगा कि ठीक है भैया फिक्स आ गया, आप कोई टेंशन नहीं। फ्लोटिंग में टेंशन थी, माल बचे ना बने, बने या ना बने, ये भी तो हो सकता है, माल अब बनेगा नहीं, पैसा ही नहीं बचा तुम्हारे पास इतना। क्लैरिटी है, पक्का। यहाँ कुछ केसेस है, जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ते हो उसी से रिलेटेड केस होते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार फटाफट, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, चार्ज। चार्ज का मतलब बताओ, इंटरेस्ट क्रिएट करना, लीन क्रिएट करना, किस में, प्रॉपर्टी में, एसेट में ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग मॉर्गेज। समझ में आ गया। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, कंपनीज एक्ट, दोनों डिफाइन करते हैं, दोनों में अभी हमने ये डिफरेंस समझा कि कंपनीज एक्ट बोलता है मॉर्गेज और चार्ज हमारे लिए एक है, लेकिन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है अलग अलग है। फिर हमने केसेस से समझा, इंटरेस्ट का मतलब समझा, लीन का मतलब समझा। इंटरेस्ट में बैंक वाला एग्जांपल याद रखना, लीन में वेयर हाउस वाला। फिर हमने नेगेटिव लीन भी समझा, नेगेटिव लीन बोलता है वेयर हाउस में ही उसने बोल दिया माल तब तक नहीं बेचूंगा जब तक तुझे तेरा पैसा ना चुका दूं। बात समझ में आई। फिर हम और डिटेल में जाते हैं, केसेस के थ्रू जाते हैं और हम स्टैटरी लीन में पहुंचते हैं। स्टैटरी लीन क्योंकि ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। सारी जो पार्टीज आपस में जो चार्ज क्रिएट कर रही है वो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेगेटिव लीन हमने समझ लिया, ठीक है। फिर एसेंशियल फीचर्स हम पढ़ते हैं और फाइनली आते हैं किसमें, टाइप्स में। फिक्स चार्ज समझ में आया, फ्लोटिंग समझ में आया, परिपासु एक्सक्लूसिव फर्दर समझ में आया। परिपासु और फर्दर में डिफरेंस समझ में आ रहा है, पेमेंट में डिफरेंस है। फर्दर बोला है ना तो पहले वाले को प्रियोरिटी मिलेगी, परिपासु बोला ना दोनों सेम को सेम प्रियोरिटी मिलेगी। क्लैरिटी, एक्सक्लूसिव मतलब एक ही है। चलो ये जो केसेस है इन केसेस के थोड़ी सी डिटेलिंग में आएंगे। फ्लोटिंग चार्ज समझ में आ गया। फ्लोटिंग चार्ज अलाउ करता है कि भैया डील करो एसेट से फ्रीली इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आपका धंधा जैसे चल रहा है उसे वैसे चलाओ। आपका बिजनेस मेरे एग्जाम्पल में अगर सोप का है तो सोप का बिजनेस चलाओ चलाओ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी स्टॉक में होगा वही हमारा क्या होगा, चार्ज क्रेडिट होगा, विदाउट नीडिंग परमिशन फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर। जब हम फ्लोटिंग कर रहे थे तो क्या बार बार हमें परमिशन लेनी पड़ी थी, डिबेंचर होल्डर को बोला तो सिक्योर्ड है, लेकिन सिक्योरिटी में फ्लोटिंग चार्ज रखा है, तो क्या छोटे छोटे सोप को बेचने के लिए क्या बार बार परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं, ठीक है। company can create new charge on its asset but the debenture holder can convert floating into fixed if they feel their security is threatened। अभी पढ़कर आए, डिबेंचर होल्डर इंटरवेंट करता है, कब इंटरवेंट करता है, जब उसे डर लगेगा। क्या डर लगेगा, डर लगेगा तो ही तो इसका कंक्लूजन यही है ना, फ्लोटिंग बिना परमिशन के चलता रहेगा।
डिबेंचर होल्डर को कोई टेंशन नहीं, लेकिन जिस दिन डिबेंचर होल्डर को टेंशन होगी वो फ्लोटिंग को क्या करेगा, फिक्स। अब पूछकर ही आप उस माल को बेचोगे। सोच, अब सोप को भी बेचना पड़ेगा, बेचने से पहले आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन कब, जब वो फिक्स में कन्वर्ट हो गया तो। क्लैरिटी। चलिए, कंपनी एसेट्स वर अंडर दी फ्लोटिंग। कंपनी के जो एसेट्स उसमें क्या चार्ज की रेट था, फ्लोटिंग वाला। बट द डिबेंचर होल्डर डिडंट एक्ट व्हेन इंटरेस्ट बिकम ड्यू। समझना, फ्लोटिंग चार्ज की रेट था, कंपनी ने एक किश्त नहीं पे करी, इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। क्या एक्शन लेना चाहिए था, फिक्स में कन्वर्ट करो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई, तुम्हें अगर तुम्हारी किस्त नहीं मिलती, बैंक को हरकत में आ जाना चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए। द कंपनी देन मॉर्गेज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। सामने वाले ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बैंक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जबकि गलती कंपनी की थी, और कंपनी ने उल्टा और क्या कर लिया, मॉर्गेज पार्ट ऑफ इट्स सिक्योरिटी, और कुछ और गिरवी रख दिया, किसी और से लोन उठा लिया। देन द मॉर्गेजी, जो न्यू है ना, न्यू उधार जिसने दिया, न्यू लेंडर हैज प्रियोरिटी बिकॉज द फ्लोटिंग चार्ज हैज नॉट टर्न इनटू फिक्स वन। समझो, कहानी कुछ इस तरीके से है। मैंने किससे, शैली से लिया लोन, ठीक है, उसे किस्त नहीं चुकाई, शैली ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, मुझे पैसे की जरूरत थी तभी तो डिफॉल्ट कर रही थी, मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने और गिरवी रखी दूसरी प्रॉपर्टी, और किस पे, अदिति से ले लिया लोन। किससे लोन ले लिया, अदिति से। अब जो शैली से जो लोन लिया था वो फ्लोटिंग नेचर का था, जो शैली से लोन लिया था वो क्या था, फ्लोटिंग नेचर का। जो दूसरा मैंने दोबारा से मॉर्गेज रखी प्रॉपर्टी, वो किस नेचर की थी, फिक्स। प्रियोरिटी किसको मिलेगी, फिक्स को। लेकिन जबकि लोन पहले किससे लिया था, शैली से, डिफॉल्ट भी गया था, लेकिन क्योंकि जस्ट बिकॉज शैली ने क्या नहीं करा, एक्शन नहीं लिया, फिक्स नहीं करवाया, फिर मैंने फर्दर अदिति से ले लिया। ये सारी कहानी फॉर एग्जाम्पल जनवरी की है। जनवरी में शैली को फिक्स करवा लेना था, इसने नहीं करवाया। फेब्रवरी में अदिति से लेती हूँ और फिक्स ले लेती हूँ, तो भैया अदिति को ही पहले पैसे दूंगी। अब ये नहीं देखा जाएगा भैया ये तो जनवरी का केस है, पहले आपको इसको पे करना चाहिए, नहीं, फिक्स को ही हमेशा पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अब गलती शैली की तरफ से होगी, जनवरी में इसने फिक्स नहीं करवाया, इस कारण से ये जो पूरा केस है ये उल्टा पड़ गया और कंपनी ये केस जीत गई। बात समझ में आ रही है, पक्का। नेक्स्ट केस, फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज, मतलब फिक्स्ड हो गया, इट्स बिकम फिक्स एंड द कंपनी एसेट आर नाउ सब्जेक्ट टू सेम रूल्स रिस्ट्रिक्शन। इन्होंने कहा फ्लोटिंग को अगर एक बार फिक्स कर दिया तो जितने रूल्स रेगुलेशन फिक्स के हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, भूल जाओ फ्लोटिंग को। क्लैरिटी है, पहले केस का कंक्लूजन। डिबेंचर होल्डर बिना परमिशन के डिबेंचर होल्डर की कंपनी माल बेच रही थी, बेच सकती है कि नहीं बेच सकती, हाँ, लेकिन अगर डिबेंचर होल्डर ने इंटरवेन किया, उन्हें डर लग रहा है, तो उन्होंने फिक्स में कन्वर्ट कर लिया, अब पूछ कर ही करना पड़ेगा। सबका कंक्लूजन सेम है बच्चा, फ्लोटिंग को फिक्स में कन्वर्ट करवा लो। अगर आपकी तरफ से गलती होती है तो ये गलती आपकी है, कंपनी इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपनी ने दूसरा चार्ज क्रिएट कर लिया तो भैया कंपनी की बल्ले बल्ले है, उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है, बाद ही में देंगे क्योंकि वो फ्लोटिंग है। लास्ट वाला केस क्रिस्टलाइज हो गया, फिक्स हो गया, फिक्स की सारी रूल्स रेगुलेशन लगेंगे, आप फ्लोटिंग के भूल जाओ। क्लैरिटी है, तो सारे केस का कंक्लूजन ये है। हमेशा हमने जब डिफरेंस पढ़ा था, भूल गए हो क्या तुम लोग, डिफरेंस, डिफरेंस में क्या बोला था, फर्स्ट प्रियोरिटी किसकी, फिक्स की, फ्लोटिंग की बाद में। कुछ भी हो जाए, चाहते हो प्रियोरिटी मिलना तो फ्लोटिंग को फिक्स में कन्वर्ट करवा लो, नहीं तो लेट हो जाएगा। पैसे बचे हैं ना बचे भाई, कंपनी वाइंड अप में जा रही है, पहले फिक्स को पकड़ेंगे ना, फ्लोटिंग तो छोड़ो, अब नहीं बचेंगे पैसे तो डूब गए, वो तो फिक्स के भी डूब सकते हैं। हाँ चली जाएगी, लेकिन अगर प्रॉपर्टी की, अब देखो डिटेलिंग में जाएंगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम बची है, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है, अक्सर ज्यादा ही होता है। लेकिन तुम ये देखना, इमरजेंसी में बिकने वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होते हैं, तो ये सब ऐसे ही केस में आते हैं, फायदा उठाते। बैंक भी जब प्रॉपर्टी बेचता है तो तुम्हें क्या लगता है प्रॉफिट में बिकती है, नहीं बिकती प्रॉफिट में, क्योंकि सबको पता है कि भैया गिरवी था नहीं चुका पाया इसलिए बैंक का बेच रहा है, तो हम भी उनसे थोड़ा सा नेगोशिएशन करते हैं, यार समझ लो यार थोड़ा, तुम्हारा लोन प्रॉपर आईबीसी, ये जो तुम्हारे क्वेश्चंस है ना टाइम पीरियड एंड ऑल, ये सब आईबीसी का जो रूल्स रेगुलेशन है, और सरफाई एक एक्ट है, मैंने नाम बताया था पढ़ते पढ़ते सरफाई से, ये पूरी डिटेलिंग बताता है कि पूरी प्रोसेस कितने दिन का समय, ऐसे 30 दिन 60 दिन, ऐसे अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं। ये तो अग्रीमेंट पे बेस होगा ना, कभी तुम सुना होगा तुम्हारा 5 साल का लोन है, 10 साल का, वो आपके और बैंक के बीच का अग्रीमेंट, ये कुछ भी हो सकता है एनी। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बोलो।
ये एग्जाम्पल अभी के अभी रीड करेंगे, अभी के अभी तुरंत रीड करो और बताओ समझ में आ रहा है? चैप्टर समझ में आ रहा है? चैप्टर एक ही चीज है, मीनिंग चार्ज का, उसी की डिटेलिंग में हम कभी इंटरेस्ट, कभी लीन, कभी नेगेटिव, फिर चार्ज के टाइप्स, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स, फ्लोटिंग, वेरी गुड। समझ में आए एग्जाम्पल? सॉरी, पढ़ भाई, पढ़ पढ़। हाँ। हम्म, हाँ। अब वो इन लोगों ने देखो एग्जाम्पल बनाते तो इतनी डिटेलिंग थोड़ी ना बनाते। क्या लिखा है? मनी बोरो किया बैंक, क्या बोला है? टिल 21 बैंक हैज क्रिएटेड फ्लोटिंग चार्ज ऑन द कंपनी स्टॉक इफ द कंपनी डज नॉट पे द बोरोड अमाउंट टिल, उन्होंने कहा 2021 तक का ही लास्ट दे रखा था, ठीक है। स्टॉक विल बी क्रिस्टलाइज, दे वुडंट बी एबल टू सेल देयर गुड्स फ्रॉम 2021, अब चाहे उनका वो फ्लोटिंग स्टॉक ही क्यों ना हो, ठीक है, तो वो अग्रीमेंट का पार्ट है। हेडिंग समझ में आ रही है? पहले बताओ क्या लिखा है। अगर फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज होता है, सिंपल भाषा में फिक्स होता है, तो क्या इफेक्ट होगा? सारे रूल्स रेगुलेशन फिक्स के ही लगेंगे। आ जाओ, फ्लोटिंग चार्ज अगर कन्वर्ट होता है फिक्स में, इट हैज प्रियोरिटी। फ्लोटिंग क्योंकि फिक्स बन चुका है, और फिक्स को तो प्रायोरिटी मिलेगी मिलेगी, ठीक है। प्रियोरिटी ओवर द एनी सब्सिक्वेंट इक्विटेबल चार्ज, इक्विटेबल चार्ज मतलब क्या? फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, अदर सॉरी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब प्रियोरिटी किस किस से मिल रही है? फ्लोटिंग और फिक्स दिखेगा तो पहले फिक्स को मिलेगा, बाद में फ्लोटिंग, और अनसिक्योर्ड तो और पीछे जाएगा ना भाई, उसको तो भूल जाओ भाई, सिक्योर्ड ही नहीं है तू तो, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, कभी अनसिक्योर्ड मत बनना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या लिखा है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट लिखो। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मतलब ऐसे कुछ क्रेडिटर्स जिनको प्रेफरेंस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी भैया बिल्कुल खत्म होने वाली है, वाइंडिंग अप में है, तो हम बैंकों को तो उनका पैसा देंगे देंगे, लेकिन इस कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनके वेजेस भी तो बचे हैं, उनकी सैलरी भी तो बची है, गवर्नमेंट भी तो है, वो भी कह रही है भैया टैक्स भी तुमने पे नहीं किया। इन सबको एक तरीके से एक नाम दिया गया है, प्रेफरेंस दिया जाएगा इन्हें, तो इनको एक नाम दिया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मीनिंग समझ में आ गया? अब थोड़ा लैंग्वेज रीड करो, मुझे बताओ क्या बोलता है ये। क्योंकि ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, तो ये फिक्स जो अभी हमने बोला ना, इसको जो पहली प्रायोरिटी मिले, इसके भी ऊपर ये बैठ जाएंगे। सरकार ने बोला भैया पहले हमारा टैक्स पे करो, बाद में बैंक बैंक के लोन वन देखते रहेंगे, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हु हैव priority पेमेंट ओवर द सिक्योर्ड इन द वाइंडिंग, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो पहले भैया एम्प्लॉइज की सैलरी दो भैया, ये भी तो मासूम लोग है, ये कहाँ जाएंगे, ठीक है। प्रियोरिटी ओवर द क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर जिनका भी फ्लोटिंग चार्ज है। तो कुल मिलाकर ये जो कंपनी के एम्प्लॉइज है इस पे केस बनेगा। किस पे बनेगा? कंपनी के एम्प्लॉइज में। इन एम्प्लॉइज का क्या होगा? ये मासूम लोगों का क्या होगा? इनका तो कुछ गिरवी नहीं रखा है, प्लीज पहले एम्प्लॉइज को, फिर बाद में सिक्योर रिकॉर्ड को देते रहना। क्लियर है? पक्का? प्रेफरेंशियल, ये जो केस है उसके नीचे एक छोटा सा ये दिख रहा है बॉक्स, रीड करो और समझ में आ रहा है क्या? आया? आया? सिंपल लिखा है। अब ये लंबे चौड़े केसेस दिख रहे, आओ, सबका कंक्लूजन एक है। क्या होगा सबका कंक्लूजन? फिक्स हो रहा है, फिक्स हो गया तो प्रायोरिटी मिलेगी, और बीच की कहानियां ये लोग बना रहे कि भैया फ्लोटिंग वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे बर्डन, की जब पहली बार डिफॉल्ट हुआ तो तुम्हें इसे फिक्स में करना था, अगर तुम फिक्स नहीं, जैसे शैली वाला एग्जांपल मैंने बताया, अगर तुमने इसे फिक्स में कन्वर्ट नहीं किया तो बैठे रहो, है ना। अगर उसने किसी और को दे दिया फिक्स, तो फिक्स को प्रायोरिटी मिलेगी। सारे केस का कंक्लूजन यही। आ जाओ क्या लिखा है? कंपनी क्रिएट अ फ्लोटिंग चार्ज, कंपनी ने क्या किया? एक फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया। क्रिस्टलाइज व्हेन सर्टेन कंडीशन वर, सिंपल लिखा है, क्रिस्टलाइज कब होगा? जब क्या होगा? डिफॉल्ट। हमने वो 3 पॉइंट्स पढ़े थे, जरा बताओ वो 3 पॉइंट्स कब कब क्रिस्टलाइजेशन होते? इवेंट्स, बिजनेस का सेसेशन हो गया, डिबेंचर होल्डर इंटरवेंशन, और एनी अदर जो डीड में बताया है, वो डीड में डिफॉल्ट ही बताया आपने, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी बातें बताई तो वो भी कंसीडर करेंगे। साफ ये सिंपल भी मीनिंग बताया है कि भैया क्रिस्टलाइजेशन होता है तो चीजें फिक्स होती है, और ये कब होता है? डिफॉल्ट के केस में।
Since no demand for the payment was made before the receiver was appointed, the court held that the charge had not crystallized, meaning it's remain floating charge. दीदी ये अजीब अजीब सी बातें ना हमें समझ में नहीं आई. अब समझो थोड़ा सा. शैली वाला एग्जाम्पल फिर से. मैंने इसको नहीं पे किया, इसका और मेरा फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिट था. अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो शैली को क्या करना था? फिक्स करना था. ठीक है, क्रिस्टलाइज करना था. लैंग्वेज को, नो डिमांड फॉर अ पेमेंट वॉज मेड. इन्होंने कहा अब कंपनी का दिवालिया निकल गया, मैंने डिफॉल्ट किया तो फिक्स करना था, इसने कोई एक्शन नहीं लिया. कंपनी का दिवालिया निकल गया, कंपनी आईबीसी में चलेगी. क्या है आईबीसी? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड. या फिर कंपनी वाइंडिंग अप में चलेगी. अब कंपनी जब वाइंडिंग अप में चलेगी तो एक ऑफिसर आ रहा है, और ऑफिसर आकर क्या कर रहा है? सारी चीजों को हैंडल कर रहा है. और वो जो हैंडल करेगा वो प्रायोरिटी किसको देगा? फिक्स को. शैली बीच में आकर बोलेगी अरे दीदी मेरा भी बचा था. उस ऑफिसर को, ऑफिसर बोलेगा नो डिमांड फॉर द पेमेंट वॉज मेड बिफोर द रिसीवर. जब रिसीवर नहीं था तब आपने कोई डिमांड ही नहीं करी. अगर उसी टाइम पे ये फिक्स कर देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता. रिसीवर ने इसकी पोजीशन पीछे ही लगाई होगी फ्लोटिंग के साथ, जबकि कायदे से डिफॉल्ट हो गया था, इसे अपने आप को आगे वाली पोजीशन दिलवा देनी थी, लेकिन उसके लिए एक्शन लेना था. नो डिमांड फॉर द पेमेंट वाज मेड बिफोर द रिसीवर वाज अपॉइंटेड. द कोर्ट हेल्ड दैट. कोर्ट ने साफ साफ डिसीजन दिया. शैली को गुस्सा है, शैली जाती है कोर्ट के पास, और कोर्ट क्या बोलता है? भैया पहले एक्शन लेना था, आप कुछ नहीं होने वाला. चार्ज नॉट क्रिस्टलाइज, मीनिंग इट्स रिमेन फ्लोटिंग. ये अब फ्लोटिंग ही रहेगा. अगर पैसे बचेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं. क्लैरिटी है, कहानी बस वही एक. नेक्स्ट सब सेम. फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या? present security, present stock, that's it. Cover all the assets of the company but does not attach specific asset. कोई specific asset नहीं है. until कब होगा? जब डिफॉल्ट करोगे तो फिक्स हो जाएगा. सिंपल मीनिंग बता रहे. फ्लोटिंग चार्ज का मतलब प्रेजेंट एसेट्स, दैट्स इट. लेकिन ये कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक हो जाएगा जब क्रिस्टलाइजेशन होगा. फ्लोटिंग चार्ज अलाउ करता है कंपनी को टू यूज इस एसेट्स एज अ नॉर्मल. बिना परमिशन के बेचो ना, वो जो स्टॉक था, माल था, सो. बट व्हेन इज स्पेसिफाइड, अगर डिफॉल्ट हो गया तो स्पेसिफाइड हो गया, तब क्रिस्टलाइज हो गया तो भैया आपको पूछना तो पड़ेगा. सेम बातें कर रहे हैं बच्चा, सारा केस. कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है समझना. फ्लोटिंग चार्ज कौन सा होगा? जो स्टॉक है. स्टॉक मतलब जो रिपीटेटिव है ना, हर महीने हर दिन स्टॉक हमारा बनता है. कंपनी के पास एक ही वॉशिंग मशीन है, और उस एक ही वॉशिंग मशीन में कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है. वॉशिंग मशीन का काम वहां पे थोड़ा है, वो तो बस लेबर्स के कपड़े वपड़े धुलने के लिए उन्होंने एक वॉशिंग मशीन खरीद ली. अब उन्होंने कहा वॉशिंग मशीन हम गिरवी रख रहे हैं और ये फ्लोटिंग है, तो वॉशिंग मशीन फ्लोटिंग नहीं बनेगी. क्यों? एक लौती मशीन है, ये क्या फ्लोट होगी? फ्लोट मतलब जो क्या होती है? रिपीटेटिवली स्टॉक मेंटेन है. इट वॉज हेल्ड दैट फिक्स चार्ज बिकॉज इट हैज सिंगल आइटम. इन्होंने बोला भैया वॉशिंग मशीन फ्लोटिंग नहीं फिक्स्ड होएगी. बात समझ में आई? इस केस की पूरी कहानी इस तरीके से थी. ठीक है, एग्जाम में अगर घुमा कर आता है तो बन जाएगा. आपको ये देखना स्टॉक किस नेचर का है. फॉर एग्जाम्पल हमारी आईटेक्स की चलो बात करते हैं. हर साल सीएसईटी का बैच 4 होता है, हर साल एग्जीक्यूटिव का बैच 2 होता है, हर साल प्रोफेशनल का बैच एक ही होता है. 11 12 की बात करें तो हर साल एक एक होता है. 9 10 की बात करें एक एक ही होता है. ठीक है, अब हमने बोला हम गिरवी रख रहे हैं फ्लोटिंग चार्ज. फ्लोटिंग चार्ज हम गिरवी रख रहे हैं. ठीक है, तो क्या मैं अपने स्टूडेंट जो हर साल बदलते रहते हैं वो फ्लोटिंग होगी फिक्स होंगे? फ्लोटिंग होंगे ना. मैं कहूंगी भैया मैं अपने बैच की फीस गिरवी रख रही हूँ, तो भैया तुम्हारी जगह कोई और आएगा तो फ्लोट होता जाएगा ना. तो रिपीटेटिव नेचर क्यों? तो हम आपको अगर गिरवी रखेंगे, या फिर समझ लो डेटर है, मेरे डेटर है जिनसे मुझे लोन लेना है, डेटर भी क्या हो जाएंगे? फ्लोटिंग हो जाएंगे. ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर फर्नीचर बहुत सारे है तो फ्लोटिंग. लेकिन क्या हर साल बनाते क्या फर्नीचर? नहीं, तो फिक्स हो जाएंगे. जो चीज रिपीटेटिव नेचर की है वो फ्लोट होता है, जो फिक्स नेचर की नहीं है वो फिक्स होता है. क्लैरिटी है वॉशिंग मशीन. नेक्स्ट, फ्लोटिंग चार्ज ओवर द एसेट गोइंग कंसर्न से फ्लोटिंग अंटिल दी फिक्स. बिजनेस बंद होगा तो भैया वो फिक्स हो जाएगा. फ्लोटिंग चार्ज डिस्क्राइब, ये क्या लिखा है? होवरिंग मतलब क्या होता है? कुछ तो होता होगा. कंट्रोल. एग्जैक्ट मीनिंग देखो गूगल. स्पेसिफिक मीनिंग.
कंफ्यूज बोल सकती हूँ, वेग, वेग, वेट, अच्छा वेट बोल रहे हो, मतलब कि एक जगह फिक्स बोलूं, डज नॉट सेटल ऑन देम अंटिल स्पेसिफिक इवेंट, मतलब बस अगर तुम्हारे एग्जाम में घुमा फिरा के थोड़ा सा वर्ड डिफिकल्ट बना दिया जाएगा तो प्लीज बच्चा, वो बस क्या कह रहा है, फिक्स करने की ही बात कर रहा है। फ्लोटिंग चार्ज इज डिस्क्राइब, इन्होंने कहा कि भाई इधर उधर मूवमेंट है ओवर द एसेट, डज नॉट सेटल ऑन देम अंटिल स्पेसिफिक, मूवमेंट हो सकते हैं बिना किसी से पूछे, लेकिन हाँ ये फिक्स हो जाएगा, कब फिक्स हो जाएगा, जब इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। फ्लोटिंग चार्ज कंसीडर वैलिड, फ्लोटिंग हमेशा कंसीडर है वैलिड, कुछ गलत नहीं है। टू दी कॉन्ट्रैक्टर इक्विपमेंट दे कुड बी मूव यूज इन नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन अंटिल, कब, सबकी कहानी में जरा मुझे बताओ क्या है, सारी केसेस की कहानी। एक, फ्लोटिंग चीजें फिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी जब डिफॉल्ट होगा, बस एक इंपॉर्टेंट चीज आपने समझी, जैसे वो वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल, चीजें आप बोलोगे फ्लोटिंग है लेकिन फ्लोटिंग का नेचर भी तो होना चाहिए, जैसे कि वॉशिंग मशीन रिपीटेटिव है नहीं है, एक ही वॉशिंग मशीन है, तो वो फ्लोटिंग नहीं कहलाएगी, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, क्योंकि कंपनी तो हमेशा बुद्धू बनाने का ट्राई करेगी कि भाई वॉशिंग मशीन हमारे यहाँ लगती रहती है, ठीक है, तो नहीं, तो ये इतने सारे केसेस का क्या है, कंक्लूजन, ठीक है, ये समझ में आया। अब फाइनली मॉर्गेज और चार्ज में डिफरेंस समझे, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, अलग है कि एक है, कौन बोलता है अलग है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है, पढ़ लोगे डिटेल में वहां, लेकिन यहां जो थोड़ा बहुत बता के रखा है आ जाओ। मॉर्गेज कौन करता है, क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, अभी चार्ज में आपने पढ़ा क्या है, एक्ट ऑफ पार्टीज भी है और ऑपरेशन ऑफ लॉ भी है, पहला डिफरेंस। दूसरा, मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन उनके खुद के एक्ट में होता है यार, और ये क्या बोल रहा है, ऑपरेशन ऑफ लॉ को तो हम रजिस्ट्रेशन करने की बात ही नहीं कर रहे, रजिस्ट्रेशन ही कौन सा होगा, एक्ट ऑफ पार्टीज, और वहां तो होता ही एक्ट ऑफ पार्टी ना, उन्होंने कहा होता ही एक्ट ऑफ पार्टी वहां है और उसका रजिस्ट्रेशन होगा, हमारे यहाँ दोनों होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी कौन सा होगा, एक्ट ऑफ पार्टी, लेकिन हमारा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, उनका खुद का अलग एक्ट है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज में बोला भैया हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, हमारा कंपनीज एक्ट क्या बोलता, मूवेबल इमूवेबल दोनों, याद करो वॉशिंग मशीन स्टॉक ये सब क्या मूवेबल है, हम दोनों को कवर करते हैं। राइट टू रिसीव पेमेंट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, नो सच ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ चार्ज, इन्होंने साफ बोल दिया भैया हमारा मूवेबल इमूवेबल ही हो जाता है, सब क्रिएट होता है, बस फिक्स को हम आगे चल के फ्लोटिंग जरूर कर देते हैं। मॉर्गेज का क्या होता है, एक फिक्स टर्म होता है, इन्होंने क्या बोला, ये तो लगातार होता है, क्योंकि कौन सा वाला फ्लोटिंग ही देख लो, फ्लोटिंग बोल रहा है भैया ये तो परपेचुटी के साथ है, कंटिन्यू मेंटेन हो रहा है, इन्होंने कहा फिक्स्ड है, हाँ, लेकिन ये दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन पे बेस होगा, अगर उन्होंने अलाउ किया तो। फिर गुड्स जो होते हैं अगेंस्ट दिस सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही होते हैं, इन्होंने कहा गुड्स अगेंस्ट दिस सब्सिक्वेंट ट्रांसफर विद दी नोटिस, इन्होंने कहा आपको नोटिस देना पड़ेगा अगर सब्सिक्वेंट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल फर्दर चार्ज की रेट बोला था कि अमृतांश है, इसके बाद मैंने सोम को दिया तो क्या हो गया, नोटिस के साथ करना है, पूछना है बताना है, इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। सिंपल मॉर्गेज कैरी पर्सनल लाइबिलिटी, अब जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मॉर्गेज की वैरायटीज होती है, जैसे अभी चार्ज की डिटेलिंग पढ़ी तो चार्ज के टाइप्स होते हैं ना, अब मॉर्गेज अभी तुमने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा है नहीं, उसकी डिटेलिंग तुम्हें अभी इतनी पता है नहीं, तो बस अभी ये समझो कि एक टाइप ऑफ होता है, उस टाइप में एक सिंपल मॉर्गेज होता है, सिंपल मॉर्गेज डिमांड मॉर्गेज ऐसे अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो एक जो सिंपल होता है उसमें बोला जाता है कि सामने वाले की जो लाइबिलिटी है वो पर्सनल लाइबिलिटी है उधार चुकाने की, एक्सक्लूडेड बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने बोला मैं ही चुकाऊंगा, हम क्या बोलते हैं अभी चार्ज में, मैं ही चुकाऊंगा, अगर नहीं चुका पाया तो बेच के कर लेना, अगर पर्सनल सिंपल मॉर्गेज है तो उसमें क्या बोला है, पर्सनल लाइबिलिटी ही है मेरी, मैं ही चुकाऊंगा, आपको अभी बेचना नहीं है मुझसे बिना पूछे। यहां पर सिंपल मॉर्गेज की वैरायटी कुछ ऐसी वैरायटीज होती है जो बिना पूछे ही बेचा भी जा सकता है, तो बस उसका डिफरेंस उन्होंने इससे क्रिएट किया, हमारे यहाँ पर ऐसी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, सीधा उनको हक दे रखा है बैंक आओ घर को बेचो निकालो, कंपनी की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, बात समझ में आ रही है। लेकिन मॉर्गेज की अलग वैरायटीज में ये भी होता है, इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिक होकर बोला हम नॉर्मल मॉर्गेज की बात नहीं करें, सिंपल मॉर्गेज की बात करें, और भी तीन चार टाइप्स होते हैं। लेकिन हाँ ये जो कहानी फिर भी है
और डिटेल वर्जन तब समझोगे जब उसकी गहराई समझोगे, जैसे अभी आप चार्ज की गहराई समझ चुके हो। क्लैरिटी। इन्होंने कहा कि आओ कितना चार्ज मॉर्गेज कर रहे हो समझ ही नहीं आ रहा, पूरा बॉक्स आपको सिमिलैरिटीज भी बता रहा है, डिफरेंसेस भी बता रहा है, ठीक है। चलो, तो जो ये बॉक्स है ना, बोरिंग बॉक्स, बस अच्छे प्रेजेंटेशन में बता रही हूँ उस बोरिंग बॉक्स को। चार्ज और मॉर्गेज दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन बता रही हूँ। दोनों क्या कर रहे, लोन लेने की बात कर रहे, और दोनों क्या कर रहे, गिरवी रखने की बात करते, कॉमन है ना दोनों में। लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। मॉर्गेज बोलता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, आपको ओनरशिप मिल जाएगी। मॉर्गेज बोलता है, जो आपने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने चार्ज पढ़ा है ना, चार्ज में ओनरशिप मिल रही है क्या? बैंक क्या बोल रहा है, इस घर में आके अब मैं रहूंगा, आज से ये घर मेरा है। नहीं, बेचेगा। मतलब नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ओनली द राइट टू सेल। मतलब दोनों में कॉमन ये है, दोनों लोन की बात कर रहे हैं, दोनों गिरवी रख रहे हैं। लेकिन मेन जो डिफरेंस है, जितने हमने तमाम डिफरेंस पढ़े, उन्होंने एक्ट का नाम बोला, रजिस्ट्रेशन बोला, लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि मॉर्गेज के केस में आपको ओनरशिप मिलती है और चार्ज के केस में आपको ओनरशिप नहीं मिलती। बेचने का हक मिलता है, ओनर नहीं बन जाते आप। ओनर बनने में और बेचने में डिफरेंस है। ओनर बनना मतलब क्या, जो वो चाहे करे, बेचना बेचे, नहीं बेचना अपने पास रखे। तुम्हें क्या लगता है बैंक का पर्पस घर पे ओन करना होता है क्या? उसे पैसों से मतलब है, सीधी बात, वो बेचेगा। तो जो ये बैंक है वो चार्ज क्रिएट करना है, बेचने का राइट है, दैट्स इट, और कोई ओनरशिप का राइट नहीं। मॉर्गेज में बहुत सारी वैरायटीज होती है, वन ऑफ द वैरायटी ओनरशिप भी मिलती है। क्लैरिटी। ये बॉक्स समझ में आया? बोलो। हाँ, मार्क करना है, अच्छा ये लो। चार्ज मॉर्गेज ये फर्स्ट पॉइंट है, और ये इन्होंने लिखा होगा सेकंड। ये कॉमन बातें कर रहा है, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट एक पढ़ा दो, फिर उसके बाद एक ब्रेक मिलेगा तुम्हें, ठीक है। हाँ, ये वाला। अच्छा, एक और है छोटा सा, ठीक है, चलो बता रही, मार्क कर लो पहले। हो गया। अब मेरी बात समझो, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने क्या कहा था, आपके लिए सब एक है, ठीक है। चार्ज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन और प्लेज, ये आ गया। क्या है ये सब? दूसरे एक्ट का वास्ता देके बता रहे हैं हमें, क्योंकि हमने तो क्या बोला, चार्ज के अंदर ही मॉर्गेज है, दूसरे एक्ट ने बोला है, हम अलग है, और उसी की बातें हम पढ़ रहे हैं। चार्ज और प्लेज हम तो एक ही सब मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, फिजिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जब मैंने बोला ये बिल्डिंग में चार्ज क्रिएट किया, तो बिल्डिंग किसके पास है? कंपनी के पास। जब मैंने बोला फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया, तो स्टॉक किसके पास है? हमारे ही पास है। बस लीन के केस में क्या हो रहा था, पोजेशन जा रहा था, वो लीन था, इसलिए चार्ज चार्ज चार्ज, इंटरेस्ट क्रिएट। प्लेज क्या बोलता है, बेलमेंट, बेलमेंट मतलब होता है डिलीवरी, डिलीवर करना। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? प्लेज का मतलब भैया हमने आपको दे दिया, पोजेशन आपके पास आ गया, हाँ, यूज करने के लिए आपके पास रखा, मतलब आप उसे यूज कर सकते हो। मैंने बोला बाइक है ना, तुम लेकर बाइक तुम घूम रहे हो, बात समझ में आए? दैट वाज प्लेज। दोनों में लोन लिया है, दोनों में गिरवी रखा है। बस तुम देखो गाड़ी चला कौन रहा है, मालिक मैं हूं, लोन आपसे लिया, गिरवी आपके पास रखा। अगर गाड़ी मैं चला रही हूँ तो चार्ज की रेट है, और अगर गाड़ी आप चला रहे हो, है ना, मुझे बुरा लग रहा है कि तुम मेरी गाड़ी का ख्याल नहीं रख रहे हो अच्छे से, तो ये क्या है, प्लेज। मतलब गुड्स आपके पास है, आप इसे यूज कर रहे हो, ठीक है। राइट क्रिएट इन फेवर ऑफ वन, ये बोला डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द डेटर टू इट्स क्रेडिटर। कुछ नहीं, डिफरेंस बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों केस में वॉलंटरी एक्ट ऑफ पार्टीज है, बोथ क्या करते हैं, सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं। मेन डिफरेंस समझ में आया जो पहला पॉइंट बोलता है? क्या डिफरेंस आया? प्रॉपर्टी का पोजीशन मेरे पास तो चार्ज, प्रॉपर्टी का पोजीशन आपके पास तो प्लेज। लेकिन ये कंपनीज एक्ट नहीं बोल रहा है, ये सारी कहानियां, क्योंकि हमारे केस में तो लीन का मतलब भी तो वही है। कंपनीज एक्ट बोलता है हमारे लिए चार्ज में हमने इंटरेस्ट और लीन एक ही बात पढ़ी। वो वहां भी कर लेगा, सेम है। तभी कंपनीज एक्ट ने क्या बोला, हमारे लिए तो सब एक है। दूसरे एक्ट दूसरी बातें करते हैं, ठीक है। और वो जो दूसरे एक्ट दूसरी बातें करते हैं, उसमें जब आप टाइप्स पढ़ोगे ना, तब आपको क्लैरिटी, अभी नहीं आएगी। दूसरा एक्ट की क्लैरिटी अभी आपको क्यों नहीं आएगी, क्योंकि बच्चा आप कंपनीज एक्ट की, अगर मैं समझ लो दूसरा एक्ट पढ़ाती और वहां पे अगर चार्ज की बात करती, तो क्या तुमको समझ में आता?
अब पढ़ लिया तो अब आ जाएगा, नहीं पढ़ते तो आपको भी नहीं आता क्या होता है फ्लोटिंग, क्या होता है फिक्स, क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, गुथ जाते हैं आप भी। लेकिन अभी कंपनीज एक्ट आपका स्ट्रांग है, अभी दूसरे में आपके बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि उसकी भी तो क्लैरिटी जब मिलेगी तब मिलेगी ना आपको। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर ये हेडिंग क्या बोलता है? फ्रॉम द फर्स्ट पेज आपको बार बार क्या बोला जाए, चार्ज की रेट क्या है ना, तो कहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ? आरओसी। ठीक है भाई, आरओसी के पास तो चले जाएंगे, यहाँ लिस्ट है, किस चीज की लिस्ट है? किस चीज की लिस्ट है? बस ये पढ़ा रही है, लास्ट है। किस चीज की लिस्ट है? चार्ज किस किस में क्रिएट करेंगे? अब आप मुझे बताओ किस किस में चार्ज क्रिएट हो रहा है? बिल्डिंग, लैंड, स्टॉक, कुछ भी हो सकता है। अब अलग अलग बिजनेस, अलग अलग मूवेबल मूवेबल सब। अब एक बार मुझे रीड करके बताओ, चार्ज क्रिएट, ये कह रहे हैं चार्ज क्रिएट हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटिंग एनी इशू डिबेंचर डिपॉजिट। किसको सिक्योर करे? डिबेंचर्स को। किसको सिक्योर करे? डिपॉजिट को। इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ कर आए। चार्ज क्या बोल रहा है? क्या गिरवी रखा? शेयर कैपिटल जो अभी मंगवाया नहीं, ये गिरवी रख दिया, रखा जा सकता है। हाँ, हम लिस्ट पढ़ रहे हैं क्या क्या गिरवी रखा जा सकता है। अरे यार अभी 4 रुपए बुलाना बचा है, ये गिरवी रख दिया, नहीं बुलाऊंगा, अगर रिपेमेंट नहीं कर पाए तो आपके लिए बुलाकर आपको चुकाऊंगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्या बोलता है? चार्ज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इट्स इंक्लूड मॉर्गेज। अब ये मॉर्गेज का ये क्या लिखा है? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। कभी लोन लिया है घर गिरवी रखकर या सुना है? जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट होते हैं ना, ओरिजिनल बैंक के पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइक कार खरीदी है अगर लोन में, तो जो चाबी होती है ना कार की और बाइक की, दो मिलती है, एक चाबी उनके पास होती है जिसने लोन दिया, विथ ओरिजिनल पेपर्स के साथ। क्यों? हक है ना उनके पास, नहीं पेमेंट किया तो चाबी लेकर आएंगे, लगाएंगे, लेके चले जाएंगे। घर की रजिस्ट्री के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास है, हक है ना बेचने का, बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं। अब जो आपके घर में रखे होंगे या किसी के पास रखे होंगे, वो उसके डुप्लीकेट रखे होंगे बच्चा, आपको नहीं पता होगा। हाँ, नकली है वो। बस उसकी फोटो कॉपी इस तरीके से की जाती है कि वो ओरिजिनल दिखते। लोन का घर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के पास, सीधी बात। समझ में आया? तो इन्होंने यही बोला है भैया, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, क्लैरिटी है। क्या गिरवी रखा? क्या गिरवी रखा? फर्स्ट वाला पॉइंट तो बोल रहा है डिबेंचर और डिपॉजिट, कुछ नहीं बोल रहा है। सेकंड क्या बोल रहा है? अनकॉल्ड शेयर रखे। थर्ड क्या बोल रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी रखा, तो आपको क्या रखना है? उसकी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल उनके पास है। नेक्स्ट, चार्ज क्रिएट क्या लिखा है? बुक डेट, एनी बुक डेट मतलब पूरी डेटर की लिस्ट हो गया आपके पास। वो भी तो भैया इन डेटर से पैसे मांगने का हक अब हमारा नहीं है, कंपनी का नहीं, किसका है? आपका है, क्योंकि उधारी हमने सिक्योरिटी में वो रखे थे। नेक्स्ट, ये क्या लिखा है? सारे जिन जिन से आपको लीन लेना है, आपको लेना है, वो अब आप नहीं लोगे, कंपनी को जिनसे लेना है वो सारा हक अब किससे हो गया? जिससे उसने लोन लिया है। चार्ज किसमें? मूवेबल, फ्लोटिंग चार्ज, एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग, क्या लिखा है? स्टॉक इन ट्रेड, फ्लोटिंग। नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है? सेम ही तो बोल रहा है भैया, चार्ज ऑन द कॉल। अब होता क्या? फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ऊपर वाले ने बोला फाइनल कॉल नहीं मंगवा रहे, फर्स्ट मंगवा चुके थे। ये क्या बोल रहा है? कॉल ही मनी अभी नहीं मंगवाया, बस एप्लीकेशन मंगवाया और अलॉटमेंट, बचा कॉल है। फर्स्ट और फाइनल दोनों बस अलग तरीके से बता रहे। क्लियर है? नेक्स्ट, चार्ज किसमें? शिप। भैया आपकी कंपनी का बिजनेस ही किसका है? जहाज का है, शिप का है, तो शिप कर दिया आपने, या फिर एनी शिप का एक पोर्शन आपने गिरवी रखा। शिप बहुत बड़ा होता है ना। एग्जाम्पल दे रहे, ये बस आपको एग्जाम्पल की लिस्ट दे रहे हैं कि आप क्या क्या गिरवी रख सकते हो, चार्ज में क्या क्या, चार्ज किसमें किसमें क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा है? चार्ज किसमें? इंटेंजिबल एसेट, आपकी गुडविल, पेटेंट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सब में भी रख सकते हैं। चार्ज किसमें? इंश्योरेंस पॉलिसी का भी रख सकते हो गिरवी। एनी काइंड ऑफ प्लेज, मार्जिन मनी इंक्लूडिंग शेयर, कुछ नहीं अभी प्लेज ही समझो सब। लीन ऑन शेयर, आपका जो शेयर है ना, ये भी गिरवी रख सकते हो। कुल मिलाकर आप क्या क्या गिरवी रख सकते हो, इसकी कंप्लीट लिस्ट पड़ी। इसे गिरवी रखने के बाद आपको उसका पूरा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड किसको जाकर बताना है? आरओसी को। यहां मिलता है आपको एक छोटा सा ब्रेक। क्लियर है बच्चों? स्टार्ट करेंगे। सेक्शन नंबर बताओ कौन सा है? 77। टोटल सबसेक्शन कितने हैं? सबसेक्शन 4 से, ठीक है। सेक्शन 77 का सबसेक्शन 1, सबसे पहले हेडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स आपको क्या बोल रहे हैं भाई? आपको आरओसी के पास रजिस्टर्ड करना है।
क्यों रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लेके आए, क्यों रजिस्ट्रेशन वाली लाइबिलिटी आपके सर पे लेकर आए, ताकि धोखेधड़ी ना हो। मैंने एसबीआई बैंक से लोन लिया और इसी घर को गिरवी रखा, पंजाब नेशनल बैंक के पास जाती हूँ इसी घर को गिरवी रख देती हूँ, किसी और बैंक के पास जाती हूँ सेम घर को गिरवी रखती हूँ, ठीक है, घर की वैल्यू है 1 करोड़ और 4 लोगों के पास गिरवी रखकर 4 करोड़ का लोन ले चुकी हूँ। अब पहली बार जब एसबीआई बैंक के पास गई थी तो साफ कंपनीज एक्ट ने बोला प्लीज आपने क्या गिरवी रखा है इसका रजिस्ट्रेशन, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करवा दो आरओसी के पास, ताकि जब पंजाब नेशनल बैंक आपको लोन दे तो लोन देने से पहले आरओसी के पास जाके क्या कर ले, चेक कर ले। तो जो ये चार्ज क्रिएट होता है ना, ये प्रॉपर्टी आपको आराम से दिखती है, कहाँ दिखती है, एमसीए की वेबसाइट में। क्या याद आ रहा है कि हमने एमसीए की वेबसाइट में देखा था रिलायंस कंपनी का पूरा पूरा लोन लिया था? चलो कुछ याद नहीं आ रहा, देखते हैं आज, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीन में क्या लिखेंगे, MCA 21, ठीक है। कहाँ जाते, मास्टर डेटा में जाते। देन मास्टर डेटा में अगर आप जाते हो तो अगर आपको याद होगा हमने रिलायंस कंपनी का चार्ज देखा था, कितना लोन लिया था, लोन लोन लोन, और फाइनली इतने लोन लेने के बाद बाजू में चार्ज की रेट था, चार्ज की रेट था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद हो तो फिर क्यों देखना ना, लाइक को याद है ना? चलो मुझे लगा तुम लोगों को कुछ याद ही नहीं आ रहा। नहीं याद है तो अभी दिखाऊंगी, रुको अब 2 मिनट, नालायक लोग। चलो सेक्शन 77 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, आओ। इट इज द ड्यूटी, इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ, क्या लिखा है, एवरी कंपनी, हर कंपनी की ड्यूटी है क्रिएट करेंगे चार्ज। अगर उन्होंने लोन लिया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो गिरवी रखा है। अब वो जो गिरवी रखी प्रॉपर्टी है वो या तो कहाँ है, इंडिया में, या तो कहाँ है, आउटसाइड इंडिया। ऑन इट्स प्रॉपर्टी एसेट, जो भी आपने चार्ज क्रिएट किया है वो इंडिया में क्रिएट किया है या फिर कहाँ क्रिएट किया है, आउटसाइड इंडिया। या तो एसेट में क्या है या फिर एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग वेदर टेंजिबल अदरवाइज। अब अगर आपको थोड़ी बहुत लिस्ट याद आ रही हो, भी हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा उसमें था ना, चार्ज क्रिएट किस किस में करना है, टेंजिबल इंटेंजिबल सब में था, याद आ रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में था, गुडविल ये सब इंटेंजिबल है। तो इन्होंने कहा भाई टेंजिबल हो अदरवाइज हो कुछ भी हो, सिचुएटेड हो इंडिया में या आउटसाइड इंडिया हो, टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स, आपको पूरे उसकी डिटेलिंग पर्टिकुलर्स किसको किसको देनी है, आरओसी को देनी है। कैसे देनी है, उन्होंने कहा पहले तो साइन करो, उसमें कंपनी साइन करेगी और कौन साइन करेगा, चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर कौन होता है, बैंक। तो जो वो अग्रीमेंट है, जो वो डिटेलिंग है, उसमें दोनों के साइन चाहिए, कंपनी के और बैंक के चाहिए, टुगेदर विद द इंस्ट्रूमेंट, वो अग्रीमेंट को बोला, इफ एनी क्रिएट्स अ चार्ज इन द फॉर्म ऑफ, आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा आरओसी के पास, वो फॉर्म का नाम क्या है, CHG1, चार्ज 1। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने अदर देन डिबेंचर, अब देखो चार्ज की रेट करना है मतलब लोन लेना है, बैंक से भी लोन ले सकते हो, डिबेंचर से भी लोन ले सकते हो। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आप कौन सा वाला फॉर्म भरेंगे, चार्ज 1। लेकिन अगर आपने क्या कर रखा है, डिबेंचर से लोन ले रखा है और उनके सिक्योर्ड कर रखा है, तो आपके लिए फॉर्म बदल जाएगा, फॉर्म कौन सा होगा, चार्ज 9। बात समझ में आ रही है? तो चार्ज 1 और चार्ज 9 विद द रजिस्ट्रार कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन। तो सबसेक्शन 1, सबसे पहले सबसेक्शन 1 का ये मेन प्रोविजन है। अब आपको मैं और बेरेक्ट कैसे रीड किया जाता है उसको थोड़ी सी डिटेल बता रही हूँ। नोटिस करो आपको जितने भी ऑनलाइन दिख रहा है उसमें पहले मेन प्रोविजन, उसके बाद जहां से प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट, उसे शॉर्टकट में प्रोविजो बोलते हैं। प्रोवाइडेड दैट लिखा ना, फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, थर्ड प्रोविजो, इस तरीके से रीड किया जाता है। जैसे सेक्शन नंबर मैंने आपको रीड करना सिखाया ना, सेक्शन 77 सब सेक्शन 1, ऐसे ही जो सब सेक्शन 1 दे रखा है उसका जो एक साथ एक पैच में दे रखा है उसे हम बोलते हैं मेन प्रोविजन। तो यहां तक का जितना भी कंटेंट है वो क्या हो गया बच्चों, मेन प्रोविजन। ये मेन प्रोविजन बोलता है। उसके बाद जो नीचे वाले जो पैराग्राफ होते हैं जो चालू होते हैं प्रोवाइडेड दैट से, उसे हम प्रोविजो बोलते हैं। अब कितने प्रोवाइडेड दैट है भैया, आपको 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं तो मैं कहूंगी 5 प्रोविजो। तो मैं इसको सिंपल भाषा में फर्स्ट प्रोविजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रोविजन बोलूंगी और मेन प्रोविजन बोलूंगी, तो समझ में आ जाएगा। अगर मैंने बोला मेन प्रोविजन मतलब वो मेन कंटेंट की बात हो रही है, उसके बाद वाला फर्स्ट प्रोविजन सेकंड प्रोविजन क्लिक होगा। चलो तो अब मेन प्रोविजन क्या बोलता है, अगर कंपनी ने कुछ भी गिरवी रखा है तो आपको या आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहां से, ऑफ इट्स क्रिएशन, जब चार्ज क्रिएट किया, जब लोन लिया भाई। आज कितनी तारीख है, आज 26। आज मैंने क्या किया है, चार्ज क्रिएट किया है, तो यहां से मेरे पास कितने दिन का समय, 30 डेज का। कल से काउंट करेंगे 30 डेज और 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को फाइल कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर्म चार्ज 1 या चार्ज 9
चार्ज 1 कब करेंगे? जब आपका बैंक वैंक से लिया है। चार्ज 9 कब करेंगे? जब आप डिबेंचर से पैसा उठाते लोन उठाते हो। क्लियर है? मेन प्रोविजन, फर्स्ट प्रोविजन, फर्स्ट प्रोविजन रीड कर रही हूँ। प्रोवाइडेड दैट रजिस्ट्रार में, क्या लिखा है? रजिस्ट्रार में, ठीक है। अब मोबाइल में कहां मिलेगा ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रार में ऑन द एप्लीकेशन बाय द कंपनी, जैसे ही रजिस्ट्रार को मिला में ऑन द एप्लीकेशन बाय द कंपनी अलाउ सच रजिस्ट्रेशन टू बी मेड। एप्लीकेशन आई, रजिस्ट्रार चाहे तो क्या कर सकता है? उसे अपने रिकॉर्ड में डाल सकता है, मेंटेन कर सकता है। इन केस ऑफ चार्ज क्रिएटेड, क्या ये लैंग्वेज दिख रही है? इन केस ऑफ चार्ज क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट विद इन दी, क्या ये कुछ 300 करके दिख रहा है आपको? मेन प्रोविजन पढ़ा आपने अपने इसमें से? मेन प्रोविजन समझ में आ रहा है रीड कर कर? अब मैं मेन प्रोविजन का फर्स्ट प्रोविजन पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट प्रोविजन बोलता है कि एक अमेंडमेंट आया है। ये अमेंडमेंट कब आया है? 2019। ये अमेंडमेंट कब आया है? 2019। अक्सर अमेंडमेंट आते रहते हैं। अगर आज इस साल कुछ अगर अमेंडमेंट आता है तो हम क्या बोलेंगे? अमेंडमेंट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2024। तो जिस साल आता है उस साल का नाम। तो ये अमेंडमेंट कब आया था? 2019 में। इन्होंने बोला इनकेस चार्ज क्रिएटेड बिफोर, आपने चार्ज कब, वो अग्रीमेंट लोन कब आपने लिया था? आपने अमेंडमेंट आने से पहले लिया था। ये अमेंडमेंट 2019 में आया था, उससे पहले का अगर आपका कोई चार्ज क्रिएट है तो प्लीज विद इन द पीरियड ऑफ 300, हमने आपको समय दिया। हमने आपको कितना समय दिया? 300 का। कहां से 300? फ्रॉम सच क्रिएशन। मतलब एग्जाम्पल बनाते हैं, 2019 को अमेंडमेंट आता है, इससे पहले 2017 को आपने एक चार्ज क्रिएट किया। कब किया? चार्ज क्रिएट किया 2017। तो जब भी आपने चार्ज क्रिएट किया वहां से कितने दिन का समय है? 300 डेज का। 300 डेज अप्रोक्स 3 साल बोल सकती हूँ, अप्रोक्स बोल सकती हूँ 3 साल, ठीक है। अब 3 साल भी नहीं होंगे, 2.5 में समाप्त हो जाएगा, लेकिन स्टिल मैं कह रही हूँ कि अप्रोक्स 300 डेज है, ठीक है। अब 300 दिन का हमने आपको समय दिया, एक एक दिन आपको काउंट करना है, वहां से आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। चार्ज इज क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट, तो प्लीज विद इन द पीरियड ऑफ 300 डेज आपको क्या करना है? सॉरी, मैं 3 दिन 3 साल बोलती, बहुत जल्दी क्लिक हो गया तुम लोगों को भी, है ना। सॉरी, गलती मेरी है। 1 साल ही हुआ। कितने दिन का समय है? कितने दिन का समय है? वो 300 से मेरे दिमाग में चला गया। चलो 2018, ठीक है। 2018, 2018 में आपने क्या किया? एक चार्ज क्रिएट किया, ठीक है। अब 2018 में आपने चार्ज क्रिएट किया तो हमने कितना समय दिया? 300 दिन का समय दिया। इन केस चार्ज क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट विद इन द पीरियड ऑफ 300 डेज आपको क्या कर देना है? रजिस्ट्रेशन करवा देना है, ठीक है। और आपका केस कौन सा वाला है? आपका केस कौन सा वाला है? इन केस चार्ज क्रिएटेड ऑन एंड आफ्टर कमेंसमेंट 2019। दो सिचुएशन है, या तो 2019 से पहले आपने चार्ज क्रिएट किया या उसके बाद। पहले अगर चार्ज क्रिएट किया तो कितना समय मिला आपको? 300। लेकिन 300 कहां से? जब भी चार्ज क्रिएट किया, अप्रॉक्स 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। अब अगर आपने बाद में किया, अगर आप सीएस बनते हो और काम करते हो तो आप कौन से वाली सिचुएशन में आओगे? बिफोर की आफ्टर? मतलब जब 2019 के जो सीएस होंगे वो उस टाइम पे काम कर रहे होंगे ना, तुम लोग तो सेकंड वाली सिचुएशन में आओगे, ठीक है। कि भाई आपका चार्ज क्रिएट पहले का है या बाद का है? तो इन्होंने कहा अगर पहले का है तो जब भी क्रिएट किया उसको 300 दिन, 300 दिन तो 1 साल कब के खत्म हो चुके? 18 में किया या 19 में किया है, जिस तारीख को किया, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2020 तक ही पहुंच पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। आप तो भैया 2024 में सीएस बनते बनते आपको और टाइम लगेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर 2019 में जब भी चार्ज क्रिएट अमेंडमेंट के बाद वाला आपका केस है तो आपको कितने दिन का समय दिया? विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ सच क्रिएशन। मतलब क्या मैं इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकती हूँ? आरएससी को एप्लीकेशन देना है रजिस्ट्रेशन का, आरएससी को एप्लीकेशन देना है, भैया रजिस्ट्रेशन करो, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई अब 2019 बिफोर का केस, और ये क्या बोलता है? आफ्टर का केस। मैं अच्छे प्रेजेंटेशन में बता रही हूँ। प्रोवाइडेड दैट आरओसी में ऑन द एप्लीकेशन बाय, वैसे तो 30 दिन के अंदर, लेकिन आरओसी चाहे तो आपकी एप्लीकेशन अगर आती है तो आपको और समय एक्सटेंशन दे रहा है। कितना एक्सटेंशन दे दिया उसने? 300 एक्सटेंशन। 300 का एक्सटेंशन किस केस में दिया? अगर आप पुराने वाले केस में आते हो 2019 से पहले। लेकिन अगर बाद वाले केस में आते हो तो 300 का समय नहीं है। कितना समय दिया है? 60 डेज। 60 डेज कहां से? सच क्रिएशन ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा, और 60 दिन का समय। तो कुल मिला के 2019 एक अमेंडमेंट आया। आपके क्लाइंट ने कब चार्ज क्रिएट किया?
बैंक से कब लोन लिया, 2019 से पहले, तो हमने आपको एक्सटेंशन 300 का दिया, ठीक है। लेकिन आफ्टर, आप आफ्टर वाले केस में ही फंसोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, और वैसे तो 30 दिन, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो हमने कितना समय दे दिया, 60 डेज, लेकिन आपसे क्या लिया जाएगा, एक्स्ट्रा फीस लिया जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, एक और प्रोविजन, एक और प्रोविजन। पहले मुझे बताओ मेन प्रोविजन समझ में आया, फर्स्ट प्रोविजन समझ में आए, अपने उसमें लैंग्वेज रीड करके देखो क्या समझ में आ रहा है, सेम है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट प्रोविजन सेकंड प्रोविजन समझ में आया, जाऊं क्या थर्ड प्रोविजन में, सॉरी फर्स्ट या सेकंड में जाऊंगी, ठीक है। सेकंड प्रोविजन रीड कर रही हूं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड। भाई ऊपर हमने इतना समय दिया आपको, आप उसमें भी क्या नहीं कर पा रहे हो, और लेट लतीत हो गए, उसमें भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो फिर से हमने आपको एक्सटेंशन दिया। इन्होंने कहा जो क्लॉज अभी ए पढ़ा, ये जो क्लॉज ए पढ़ा उसकी बात कर रहे हैं, और बी की। फर्स्ट प्रोविजन लिखा है इन्होंने, फर्स्ट प्रोविजन समझ में आ रहा है, फर्स्ट प्रोविजन कौन सा वाला, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज मेड, मतलब वो जो 600 वाला, सॉरी 300 वाला जो समय था, उसके लिए हमने और एक्सटेंशन दे दिया, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ, जब वो एक्ट आया वहां से हमने आपको 6 महीने का समय दिया, और साथ में क्या लिया आपसे, एडिशनल फीस। और इनकेस आप फर्स्ट प्रोविजन कौन से वाले केस में आते हो, 60 डेज वाले में आते हो, आफ्टर कमेंसमेंट अलाउ रजिस्ट्रेशन टू बी मेड विद इन द फर्दर पीरियड, हमने आपको फिर से 60 डेज का दिया, लेकिन आफ्टर पेमेंट, फीस बोला है लेकिन फीस, एडिशनल फीस नहीं लिखी है, क्या लिखा है, एड वोलोरम फीस लिखी है। एड वोलोरम फीस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अभी मीनिंग समझो, लिखवाऊंगी आपकी बुक में सब दे रखा है, बस अभी रीड करा रही, ठीक है। सिंपल भाषा में सबसे पहले मुझे बताओ कब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, 30 डेज के अंदर। अब आप 30 डेज के अंदर नहीं कर पाए तो क्या एक्सटेंशन है, हाँ एक्सटेंशन है। आपने कब चार्ज क्रिएट किया था, 2019 से पहले, तो 300 दिन का समय, 300 दिन का समय कहां से, फ्रॉम दी क्रिएशन ऑफ चार्ज, मतलब 30 दिन तो आप यूटिलाइज ही कर चुके हो, मिलेगा कितना, 270, ठीक है। तुम अगर देखोगे 30 दिन लेट हो गया है तो एक्सटेंशन के लिए जा रहे हो, तो उन्होंने कहा 300 हम जो काउंट करेंगे ना फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ट से ही करेंगे, तो आपको हमने 300 का समय दिया। लेकिन आफ्टर 2019 हो तो भैया ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, पुराने वाले केस को हम थोड़ा सा क्या दे रहे, प्रमोट करे, भैया तुझे थोड़ा समय दे रहे, फटाफट कर ले, ठीक है। तो 60 दिन का समय, लेकिन एडिशनल फीस, लेकिन जब हम 300 अलाउ करें ना, कोई एडिशनल फीस नहीं लिया हमने। यहां तक चीजें क्लियर है। अब प्रोवाइडेड फर्दर दैट रजिस्ट्रेशन वो विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, वो 300, जो वो 300 और जो 60 डेज है उसमें भी आप नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा जो फर्स्ट प्रोविजन जो हमने पढ़ा था ना, तो उन्होंने कहा कि 300 वाले केस में हमने तुम्हें और समय दिया, कितना समय दिया, 6 महीने, लेकिन 6 महीने कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 2019 का अमेंडमेंट, मतलब जिस दिन अमेंडमेंट आया वहां से कितना समय, वहां से हमने 6 महीने और एक्सटेंशन दे दिया तुम्हें। पहले तो 300 दिन का समय, 6 महीने दिया, ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब विद डिफरेंट फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनी। लेकिन इस 60 डेज का भी नहीं कर पाए तो फर्दर 60 डेज दिया, लेकिन कौन सी फीस ली, एड वोलोरे। तो कुल मिलाकर अब मेरे साथ मुझे बताएंगे, सबसे पहले कितने दिन के अंदर आना है, 30 डेज के अंदर। नहीं आ पाए तो 300 और 60 डेज मिल जाएंगे, 300 और 60 डेज मिल जाएंगे, पहले ये बताओ। लेकिन ये कब की बात हो रही है, 2019 के बिफोर एंड आफ्टर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बिफोर एंड आफ्टर। यहां तक चीजें क्लियर है। फिर उन्होंने बोला भाई तुम इसमें भी नहीं कर पाए तो एक्सटेंशन मिल जाएगा, 300 वाले डेज को कितने का मिल जाएगा, 6 महीने। तुम देखो पुराने केस, एक्चुअल में 2019 में जो अमेंडमेंट आया था ना, उस अमेंडमेंट ने ही बोला 60 डेज, उसी अमेंडमेंट ने कम डेज किया, तो क्योंकि उन्होंने कम डेज श्रिंक कर दिया तो उनको उन्होंने बोला कि भैया जो पुराने केसेस थे ना, हम तुमको फिर भी थोड़े लीनेंट हो रहे, तुम्हें आदत है पुराने तरीके से चलने की, थोड़ा सा डिले करने की, इसलिए तुम्हें ज्यादा ज्यादा टाइम दे रहे। पहले 300 दिन का समय दिया, नहीं किया तो 6 महीने, लेकिन ये 300 दिन कहां से काउंट करे, फ्रॉम दी क्रिएशन, और ये 6 महीने कहां से काउंट करे, फ्रॉम दी अमेंडमेंट जब आया वहां से। इन्होंने बोला नए केस में तो टाइम ही हमने कम दे रखा है, तो प्लीज तुम्हें 60 डेज के अंदर करना है, और अगर 60 डेज में नहीं कर पा रहे हो तो फर्दर हम आपको 60 डेज देंगे, तो मतलब ये आपको कम समय दे रहे, मतलब जब आप सीएस बनोगे, आपकी कंपनी ने क्या कर रखा होगा, लोन ले रखा होगा, चार्ज क्रिएट कर रखा होगा, तो आप तुरंत ये काम कितने दिन में कराओगे,
आप तो न्यू सीएसओ, यंग सीएसओ नए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग करोगे, 2019 का अमेंडमेंट आ चुका है, आप तुरंत करवाओगे 30 दिन के अंदर, बात क्लियर है। नहीं हो पाया तो आपको मिलेगा 60 डेज, लेकिन 60 डेज कहां से, फ्रॉम दी क्रिएशन। अगर मैंने जैसे ही फ्रॉम द क्रिएशन बोला, मतलब 60 डेज तो आप खा चुके हो ना, फर्दर आपको एक्सटेंशन कितना मिला है, 30 डेज का ही मिला है, लेकिन लिखोगे 60 फ्रॉम द क्रिएशन। अब इन्होंने बोला वो 60 डेज में भी नहीं कर पाए, तो फर्दर हम आपको 60 दे रहे, फर्दर हम आपको 60 दे रहे, लेकिन आफ्टर दी पेमेंट साफ उन्होंने बोला भैया तुमसे हम क्या लेंगे, फीस। पहली बार 30 कर रहे हो ना, तो कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं, नॉर्मल फीस लगे। लेकिन जब पहली बार एक्सटेंशन मिला 60 डेज का, तो विद एडिशनल फीस, और 60 डेज ले रहे हो तो बहुत ही नालायक हो तुम, तो क्या बोल दिया, एडवोलोरम फीस। एडवोलोरम का मतलब क्या बताया था मैंने, एडवोलोरम का मतलब क्या बताया था, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, क्या गिरवी रखा है आपने, जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी ना, बहुत हाई प्रोफाइल वाली अगर प्रॉपर्टी गिरवी रखी होगी ना, तो फीस उसके हिसाब से लेंगे, मतलब और ज्यादा फीस लेंगे। 30 डेज में आरओसी को देना है नॉर्मल फीस, 60 डेज में नहीं कर पाए तो एडिशनल, और 60 डेज एडवोलोरम फीस। एडवोलोरम मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, और हायर फीस लगेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, फर्दर पीरियड अगर हमने दिया, यहां तक चीजें क्लियर है, पक्का। लेकिन बिफोर 90 नॉर्मल 30, फिर क्या बोला आपको, 300 का समय दिया, फर्दर हमने एक्सटेंशन दिया 60, नहीं 6 महीने का। इन्होंने बोला कोई फीस नहीं लेंगे, कोई एडिशनल फीस नहीं, नॉर्मल फीस ही लग जाएगी। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि भैया ये 6 महीने वाला टाइम हम कितना तुम्हारे लिए लीनेंट हो, हम मान रहे हैं कि 2019 में अमेंडमेंट लेके आए, चीजें हमने थोड़ी स्ट्रिक्ट करी, लेकिन हम आपके लिए फीस को लेकर लीनेंट हो रहे, लेकिन अब 6 महीने के क्राइटेरिया में हम आपसे तो एडिशनल फीस लेंगे। अब मुझे अपनी लैंग्वेज रीड करके देखो, क्या लैंग्वेज समझ में आ रही है, सब कुछ सेम है, समझ में आया, ठीक है, क्योंकि मैं बेरेक्ट ही रीड करा रही हूँ एक्चुअली, ठीक है, ये भी बुक नहीं है, बेरेक्ट ही है, स्क्रीन में बेरेक्ट है। सबसेक्शन 1 समझ में आया, मेन प्रोविजन, फर्स्ट प्रोविजो, सेकेंड प्रोविजो, समझ में आया। नेक्स्ट एक और प्रोविजो दिख रहा है, मतलब ये थर्ड प्रोविजो, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन, अब इसके बाद जो भी अदर रजिस्ट्रेशन आएगा ऑफ द चार्ज शेल नॉट, क्या लिखा है, प्रेजुडाइज, मतलब इफेक्ट नहीं करेगा एनी राइट रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर चार्ज इज एक्चुअली रजिस्टर्ड। कोई भी बाद में चार्ज जो क्रिएट होंगे वो पहले वाले को किसी भी तरीके से हार्म ना पहुंचाए, इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट एक और प्रोविजो, सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू सच चार्ज एज में बी प्रिस्क्राइब इन दी कंसल्ट, किससे कंसल्ट करिए भाई, आरबीआई। भैया आरबीआई से कंसल्ट कर लिए भाई, उनके तो अलग ही चलेंगे, उस पर ये सारी बातें एप्लीकेबल नहीं है। तो टोटल कितने प्रोविजो थे, वापस हम पढ़ते हैं पहले मेन प्रोविजन। मेन प्रोविजन क्या बोलता है, मेन प्रोविजन क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन हर कंपनी को करवाना है विद इन 30 डेज ऑफ सच क्रिएशन, ठीक है। नहीं नहीं अभी 2019 गानी नहीं आ रही, ठीक है। अब इसका फर्स्ट मेन प्रोविजन हो गया, इसका फर्स्ट प्रोविजन बोलता है भैया 2019 में एक अमेंडमेंट आया, उससे पहले का है तो समय 300 का है, उसके बाद का है तो 60 डेज, इसमें हम आपसे एडिशनल फीस लेंगे, नहीं लेंगे 300 के इसमें, ठीक है। अब इसी के अंदर हमने और डिटेलिंग पढ़ी, डिटेलिंग क्या बोलता है, क्या बोलता है कि ठीक है, सेकेंड प्रोविजन बोलता है इन 300 दिन में भी नहीं आ रहे तो 6 महीने, लेकिन अब हम एडिशनल फीस लेंगे। ये बोलता है भैया 6 और हम एडिशनली एड वैलोरम फीस लेंगे, वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे प्रॉपर्टी की। क्या ये प्रोविजन समझ में आ रहे हैं। थर्ड प्रोविजन क्या बोला, अभी थर्ड प्रोविजन क्या बोला है ना तुम्हारे पास, ये फर्स्ट प्रोविजन, ये सेकंड, फर्स्ट प्रोविजन अमेंडमेंट 2019, एक्सटेंशन 6 महीने का, ये सेकंड है, ये थर्ड है कि सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वाले में इफेक्ट नहीं करेगा, और फोर्थ वाला क्या बोलता है, हार्मफुल नहीं होगा ये बोलता है थर्ड वाला। फोर्थ वाला बोलता है आरबीआई से कंसल्ट करिए, तो उस पर तो ये सारी बातें एप्लीकेबल ही नहीं है, क्लियर है। तो यहां हमारा थर्ड और फोर्थ खत्म। तो अभी हमने सेक्शन 77 का सब सेक्शन 1 पढ़ा, और ये फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, ये थर्ड प्रोविजो होते, ये प्रोविजन होते, बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ क्या, सेक्शन 77 का सब सेक्शन 2 दिख रहा है तुम्हें, ठीक है दिख रहा है, चलो आओ एक बार रीड करेंगे। हेडिंग मैंने आपको बता दी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, हमने तो अपनी एप्लीकेशन भेज दी ना, भले लेट भेजी, 30 में नहीं भेजी, 300 में भेजी, 60 में भेजी, 6 महीने में, 60 में भेजी, हमने एप्लीकेशन भेजी ना। अब क्या होगा, आरओसी देखेगा
चेक करेगा, सारी चीजें ठीक लगेगा तो हमें क्या कर देगा, कंफर्म कर देगा कि हाँ आपका चार्ज रजिस्टर्ड हो गया है। चलिए तो सब सेक्शन 2 रीड करेंगे। Subsection 2 of the Act state that when a charge is registered with the registrar under subsection 1 जो भी हमने पढ़ा, जो एप्लीकेशन में भी, he shall be issue a certificate, वो सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रेशन सच चार्ज इन द फॉर्म क्या लिखा है, चार्ज 2, चार्ज 1 और चार्ज 9 ऊपर पड़ा था। 1 क्या था, हमने एप्लीकेशन भेजा अदर देन डिबेंचर, 9 बोल रहा था डिबेंचर वाला चार्ज क्रिएट किया तो 9 फॉर्म। अब उनका रिप्लाई आया, रिप्लाई क्या आया कि हाँ चार्ज क्रिएट हो गया, उसका सर्टिफिकेट दे दिया, दैट वाज चार्ज 2, फॉर्मेट लिखा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन, एक चार्ज 3 होता है। मान लो याद है हमने एक फर्दर चार्ज पढ़ा था, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ का लोन लिया एसबीआई के पास जाके, इसे गिरवी रखकर फर्दर और चार्ज क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं जो अपना प्रेजेंट प्रॉपर्टी था उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहती हूँ, तो मॉडिफिकेशन करने के लिए कौन सा फॉर्म भेजूंगी मैं, चार्ज 3। तो कुल मिलाकर फॉर्म बस नाम समझाते वक्त बता रही हूँ, याद नहीं होएगा तो साइड करना, सिंपल बोलना भैया फॉर्म एप्लीकेशन डालना है, मॉडिफिकेशन के लिए एक अलग से एप्लीकेशन होती है, बस याद रखना, ठीक है। इन फेवर ऑफ द चार्जेस क्रिएटेड, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, सब कुछ ठीक ठाक लगेगा तो वो सर्टिफिकेट दे देगा, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो फिर से अप्लाई करो, उनको इन्फॉर्म करो, ठीक है। सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3, नॉट विथ स्टैंडिंग, ये क्या टर्म आ गया भाई, मैं ही प्रिवेल करूंगा, मेरे सामने कोई स्टैंड नहीं करेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी लॉ, एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, नो चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी, हम मानेंगे ही नहीं कि आपका चार्ज क्रिएट हुआ है अगर आपने इसे क्या नहीं करवाया, ड्यूली रजिस्टर्ड, जो अभी ऊपर इतनी बड़ी बातें करी हमने, आपने लोन ले लिया, अग्रीमेंट कर लिया, गिरवी रख, इट इज जस्ट लाइक का बच्चा, आपका जो घर है आपने अग्रीमेंट करके खरीद तो लिया लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई, सेम ये क्या कह रहा है, आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई ना, आपने आरओसी को बताया ही नहीं और आरओसी ने आपको सर्टिफिकेट ही नहीं दिया, तो अगर आपका ड्यूली रजिस्टर्ड नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ने आपको इशू नहीं किया है, तो हम मानेंगे ही नहीं आपका चार्ज क्रिएट हुआ है। तो बैंक अगर तुम्हें तुम्हारा लोन नहीं मिलता है तो तुम्हारा हक नहीं है इस घर को बेचने का, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब मैं बोलती हूँ ना कि घर की रजिस्ट्री नहीं है तो ओनरशिप नहीं है, तो सेम भैया बैंक भी गया, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को जाकर करने की है, बैंक को नजर रखना है, अगर कंपनी ने ये काम नहीं किया तो बैंक तू पहुंच जा आरओसी के पास खुद जाकर, क्यों, बैंक को तो पहुंचना ही चाहिए, कंपनी अगर नहीं कर रही है, क्योंकि भैया कल को किसका हक मारा जाएगा, बैंक का, लेकिन पहली फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंपनी की, कंपनी अगर ये काम खुद से नहीं करता है तो बैंक जाकर करेगा, ये आगे हम प्रोविजंस में पढ़ेंगे, यहां तक चीजें क्लियर है, पक्का। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम मानेंगे नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, बैंक का कोई हक नहीं बनता। फोर्थ पॉइंट बोलता है नथिंग सबसेक्शन 3 जो भी हमने पढ़ा प्रेजुडाइज एनी कॉन्ट्रैक्ट रीपेमेंट ऑफ द मनी सिक्योर्ड बाय द चार्ज, इन्होंने कहा सबसेक्शन 3 में जो भी बातें लिखी है कोई दूसरे जो भी एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन फॉर रीपेमेंट है उस पे इस पे इफेक्ट नहीं होगा, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको तुम दूसरे तरीके से डील करोगे, मतलब घर तो खरीदा था ना आपने, दूसरे तरीके से केस करोगे भले ही जीत जाओगे लेकिन परेशानियां तो होंगी, लेकिन अगर ये रजिस्ट्री होती तो आसानी से केस जीत जाते। तो सेम ये बोल रहे बैंक को, बोला बैंक तुमने नहीं किया है ना तो हम मानेंगे नहीं चार्ज की रेट है, हालांकि जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट तो है, कॉन्ट्रैक्ट गलत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सही है, अब आपको उसको दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा जिसमें आएगी परेशानियां। कितने सब सेक्शन थे, 4, सेक्शन कौन सा चल रहा है, 77, सेक्शन 77 का सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 एंड 4, अभी मैं 2 3 4 की बात कर रही हूँ। 2 क्या बोलता है, एप्लीकेशन दे चुके हो, उनका रिप्लाई आया, सर्टिफिकेट आ गया, मतलब आपका चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। थर्ड क्या बोलता है, नहीं मिला तो हम मान लेंगे कोई चार्ज क्रिएट ही नहीं हुआ, जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट को गलत नहीं बोल रहे, बस हम कह रहे कि भैया जो गिरवी रखी जो प्रॉपर्टी है वो आरओसी के पास है, तो आरओसी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रही है, बात समझ में आया। अब सबसेक्शन 1 ही सबसे ज्यादा डिटेलिंग में था जो आपने पढ़ा, क्या डिटेल समझ में आया, सबसेक्शन 1 ही है जो आपको बोलता है भैया 30 दिन के अंदर जाओ, नहीं जा रहे तो 2019 वाले केस हो तो 60 डेज के अंदर एडिशनल फीस के साथ, और फिर 2019 का केस है, पहला 60 फिर फर्दर हम 60 दे देंगे, लेकिन फिर तो पहले एडिशनल फीस और फिर एडवलोरम फीस के साथ। अच्छा पुराना केस है 2019 से पहले तो 300 और वो भी नहीं कर पा रहे तो 6 मंथ्स, लेकिन 6 मंथ्स के साथ आपको एडिशनल फीस 300 के टाइम पे फीस नहीं लिए। अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली है तो अब आप बिल्कुल एलिजिबल हो गए हो। ये हेडिंग क्या दिख रही है,
सेक्शन 77, 78, 79 आएगा, लेकिन अभी 77 क्या है? 77 का सब सेक्शन 1 दिख रहा है, every company create charge signed by the company charge holder specially required to protect the interest of lender टू फोल्ड पर्पस। क्यों किया जा रहा है भाई, क्यों चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, पर्पस बताओ। प्रिवेंटिंग दी साइमल्टेनियसली बोरिंग सेम एसेट विदाउट नोटिस टू प्रीवियस लेंडर। अभी एग्जांपल दिया, एसबीआई से भी लोन उठा लिया, पंजाब से भी, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी, सबसे उठा रही हूँ, तो ये सारी चीजों से बचना चाहते हैं। प्रोवाइडिंग क्लियर इन्फॉर्मेशन, जब भी कोई नया बैंक लोन देने जा रहा है तो प्लीज उसे सब सारी चीजें साफ साफ क्लियर हो, लोन देना चाहिए कि नहीं। तो सबसेक्शन 1 पहले समझाया और फिर वो थोड़ी सी डिटेलिंग करने लगे। जबकि हम बेयर एक्ट से जब रीड करते हैं तो हम एक बार में पूरा पढ़ते, हमने एक बार में पूरा सेक्शन 77 पढ़ लिया है, अब बीच बीच में बस इनकी कहानियां बीच बीच में आएंगी। यहां तक चीजें क्लियर है? पक्का? सेक्शन 77 ये क्या लिखा है? कॉपी पेस्ट, mutatis mutandis अप्लाइड टू मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। आप जब पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो उसका जो भी प्रोविजन होगा वो सेम एप्लीकेबल होगा, किस में? जब आप मॉडिफिकेशन के लिए जाओगे। मतलब मॉडिफिकेशन के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्रिएशन पढ़ लो, अपने आप मॉडिफिकेशन आ जाएगा। अब फिर से रिपीट नहीं कर रहे बच्चा, पहली लाइन क्या बोल रहे? ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी क्रिएटिंग मॉडिफाइंग चार्ज। अब ये डिटेलिंग में आ रहे, सब सेक्शन 1 की डिटेलिंग, चाहे विद इन इंडिया हो आउटसाइड इंडिया। चार्ज क्रिएट किस में करते हो? प्रॉपर्टी, एसेट, कोई भी अंडरटेकिंग, अभी पढ़ा था। आपका जो एसेट का लोकेशन हो, कहाँ हो, इंडिया की हो चाहे इंडिया की बाहर की प्रॉपर्टी हो। टाइम लिमिट मैंने अभी आपको कितना बताया है? 30 डेज। फॉर्म कौन सा होता है? चार्ज 1 और चार्ज 9। चार्ज 1 क्या होता है? अदर देन डिबेंचर। चार्ज 9 क्या होता है? डिबेंचर वाला। क्लियर है बच्चों? फिर उन्होंने यहाँ पे बताओ, ए पॉइंट दिख रहा है, अमेंडमेंट की बात करी। 2019 से पहले का अमेंडमेंट है तो 300 और 6 महीने की बातें कही उन्होंने। 300 और किसकी बात करी? 6 महीने, अगर 2019 से पहले वाला केस है। अगर आफ्टर वाला केस है, ये बिफोर की बात करता है, ये आफ्टर की बात करता है। अब इन्होंने बोला भैया 60 डेज और फिर से 60 डेज, पहले 60 डेज में एडिशनल, दूसरे 60 डेज में क्या बोला? एडवोलेरम। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के साथ साथ आपको बता रहे। फिर उन्होंने बोला अच्छा स्मॉल कंपनीज भी होती है और एक अदर देन स्मॉल कंपनी। साफ इन्होंने बोला अगर आप डिले हो गए तो, वैसे तो 30 डेज बोला, डिले हो गए तो हम 60 दे रहे, ठीक है। 3 टाइम्स इनका फीस लगेगी। अब ये कुछ नहीं, फीस की डिटेलिंग बता रहे, स्मॉल कंपनी को कम फीस लगेगी और भैया अदर देन जो नॉर्मल बड़ी कंपनी है तो भैया फीस ज्यादा। हमने जो फीस बोली ना एडवोलोरम, ये सारी फीस की बात हो रही है, तो ये फीस एक बार खुद रीड करिए। अब ये क्या बोल दिया उन्होंने? सेम केस अच्छे से आपको किसमें बता रहे, किसमें बता रहे? एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपका है। और फाइनली उन्होंने बोला 30 डेज में नहीं कर पाए तो फर्दर एक्सटेंशन कितना मिलता है? 60 ना। आफ्टर 2019, तुम्हारे लिए तो बच्चा 2019 के बाद का ही केस आएगा, तुम पहले आ ही नहीं सकते ना। अब 300 दिन, एक साल खत्म हो चुके, 6 महीने खत्म हो चुके, तुम्हारा केस हमेशा कौन सा होगा? बाद वाला। लेकिन हिस्ट्री वाली चीजें, पास वाली चीजें, जब अमेंडमेंट आया था ये भी आपको बताया जा रहा है। क्लैरिटी है बच्चों? अब यहां पर कुछ चीजें आपको रीड करनी पड़ेगी। ये सब सेक्शन 1 दिख रहा है, ये सब रीडिंग में जाएगा, रीडिंग में जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या होता है? वॉइड है, आप रिकवर नहीं कर पाओगे, आरओसी साथ छोड़ देगा आपका। ये सब रीडिंग पोर्शन में जाएगा। अगर लिक्विडेटर है या क्रेडिटर है, सबके लिए वॉइड। भैया लिक्विडेटर कंपनी वाइंड अप हो गया तो उस टाइम पर था, अगर कंपनी वाइंडिंग अप है उस टाइम पे है तो भैया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सब ये सब रीडिंग पोर्शन में यहां तक जाएगा। बस केसेस मैं पढ़ाऊंगी, यहां तक क्या सब रीड कर कर आएंगे? पूरी चीजें अच्छे से पढ़ चुके हो, बस एक बार रीडिंग पोर्शन है, ठीक है। तो आज की सभा समाप्त। ठीक।